हाँ देखना। तो चलो बच्चों, तो हम लोग आगे देखते हैं बाइनोमियल में। थोड़ा सा आज हम लोग बात करते हैं डबल समेशन के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा मैंने बता ही दिया था डिस्कशन में कि डबल समेशन बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है डबल समेशन का कि जैसे ना डबल समेशन ऑफ सम फंक्शन ऑफ आर लिख रखा है अपना, ठीक है। तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, पहले बाहर वाले समेशन को भूल जाओ। पहले सिंपली मानो कि क्वेश्चन तुम्हारा खाली इतना था, सर खाली क्वेश्चन तुम्हारा इतना था, तो इस चीज को जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो मान लेते इस चीज को सॉल्व करने पे, मान लेते कुछ फंक्शन जी ऑफ आर आया था, सर कुछ आर का फंक्शन आया था इस चीज को सॉल्व करने पे, और अब ये जो भी समेशन निकल के आया होगा उसको सिंपली क्या करो, फिर इसके साथ सम कर दो। मैं समझ गए, मैं सिंपली स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले इस वाले को भूल जाओ, सीधा इसके जैसे तुम नॉर्मली आंसर निकाल दो, सीधा इसका आंसर निकाल दो। अब इसका जो भी आंसर निकल के आता, मान लो जी ऑफ आर निकल के आता, उसका सम फिर इसके साथ कर दो, ठीक है। बस यही सिंपल सी ट्रिक है और कुछ नहीं है। जैसे समझना, अगर मान लो होता समेशन ऑफ आई इजकल टू 1 से लेके n एंड समेशन ऑफ j इजकल टू कितना 1 से लेके n, और मान लेते हैं यहां होता तुम्हारा कितना 1। अब इसका जैसे हमें वैल्यू निकालना होता कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये पता करने के लिए पहले क्या करो, इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसको भूल जाओ, ये भूल जाओ कि कुछ लिखा भी है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा कितना। तो सुना i इक्वल टू कितना था 1 से लेके n था, ठीक है। तो देखना यहां पे बेसिकली ना i का कोई टर्म ही नहीं है, मींस i सोचो अगर 1 रखोगे तो भी सोचो ये जो टर्म होगा 1 ही देगा, ये चला। i अगर 2 लोगे तो भी सोचो यहां पे 1 ही आएगा, i अगर 3 लोगे तो भी यहां पे 1 ही आता, और ऐसे करते करते i अगर n लेते तो भी तुम्हारे क्या आता है, यहां पे 1 ही आता, ये चला। मींस बेसिकली ये जो समेशन था इसका जो आंसर आएगा वो बेसिकली कितना आ जाएगा, तुम्हारा n आ जाएगा, ये समझ में आया। और दिस, और यहां पे तुम्हारा कितना था समेशन ऑफ कितना j इक्वल टू कितना 1 से लेके कितना n। समझ गए कि पहले हमने इसका सम निकाला तो देखा कि i 1 रखा तो भी 1 आता, 2 रखते तो भी 1 आता, 3 रखते तो भी 1 आता, तो n रखते तो भी 1 आता, तो 1 1 1 1 1 n बार, तो इस पूरी चीज का सम कितना आ गया, n आ गया। और एक बार तुमने इसका आंसर निकाल दिया, अब सिंपली क्या करो, इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने ये वाला समेशन यहां चिपका दिया, ये चला। और इस बार गौर करने की कोशिश करना, यहां पे से ना j का कोई भी फंक्शन नहीं था। सोचो यहां पे j का कोई फंक्शन नहीं है, मींस अगर तुम j के लिए अगर 1 लोगे तो भी n आएगा, j के लिए 2 लोगे तो भी n आएगा, j के लिए 3 लोगे तो भी n आएगा, और ऐसे करते करते फाइनली हर बार तुम्हारा n ही आता, तो n n n n बार, तो इसका आंसर कितना आता, n का स्क्वायर। ये समझ में मैंने क्या करा, ठीक है। तो बेसिक सिंपल सा लॉजिक डबल समेशन का बस इतना ही है, ठीक है। तो जैसा ना अगर मान लो ये लिखा होता समेशन ऑफ समेशन ऑफ समेशन ऑफ i इजकल टू 0 से लेके n, j इजकल टू 0 से लेके n, और k इजकल टू 0 से लेके n, ठीक है। और यहां मान लेते कुछ होता तुम्हारा 1 होता, तो इसका आंसर सोचो कितना आता। तो सोचो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम इस वाली चीज को सॉल्व करते हैं। तो इस वाली चीज को सॉल्व करते तो i जब 0 होता तो भी 1, i जब 1 होता तो भी 1, i जब n होता तो भी 1, तो सोचो 1 1 1 1, और कितनी बार 0 से लेके n, मींस n प्लस 1 बार। ये चला कि इस वाले पार्ट का सम कितना आता, n प्लस 1 आता। अब बच्चे तुम्हारे दो समेशन हो, j इजकल टू कितना 0 से लेके n, और k इजकल टू कितना 0 से लेके n, ये चला। अब यहां देखते हैं, अब सर ना जब j को तुम वेरी करोगे 0 से लेके n, तो सोचो ये जो n प्लस n अभी भी तो कांस्टेंट है, कि यहां पे वेरी सोचो j कर रहा है, बट यहां पे वेरिएबल n था, तो ये चीज हमेशा कांस्टेंट होगी। और अगर ये चीज अगर हमेशा कांस्टेंट होगी तो 0 रखोगे तो भी n प्लस 1, या फिर ऐसा सोचो कि इस n प्लस 1 को मैं इस वाले समेशन के बाहर ले लूं। पिछला चूंकि वो कांस्टेंट है तो सोचो मैं इसको इस वाले समेशन के बाहर ले सकता हूं ना, और यहां तुम्हारा कितना बचेगा 1 बचेगा। और इस वाले पार्ट का सोचो सॉल्व करोगे तो वापस से 0 से लेके n, तो 1 1 1 1 n बार, मींस ये भी कितना आएगा n प्लस 1, तो n प्लस 1 इंटू n प्लस 1, तो ये कितना बन जाएगा n प्लस 1 का स्क्वायर। और आखिरी वाला समेशन ये कितना था 0 से लेके n, और ये फिल करने की कोशिश करो, यहां पे k वेरिएबल था और यहां पे n दे रखा है, मींस ये पूरा पार्ट कांस्टेंट था, तो ये भी तुम्हारे क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और ये भी बाहर आ गया तो सिंपली कितना बचा, k 0 से लेके n 1 का समेशन, और ये भी n प्लस 1 आता, तो इसका जो फाइनल आंसर आता वो तुम्हारा कितना आएगा, n प्लस 1 का कितना होल क्यूब, ठीक है। इसमें हिसाब से कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अगला ही ना, अगर मान लो होता कुछ ऐसा, i इजकल टू 1 से लेके j
और j इक्वल टू मान लो होता 1 से लेके n, और मान लेते हैं ये होता i। अब मान लेते हमें इसका समेशन करना होता, तो इसका समेशन करने के लिए समझना, देखो तो इसका समेशन करने के लिए क्या करेंगे, पहले सिंपली इसका सम करते, तो इसका सम करते तो देखो यहां पे i वेरिएबल था और यहां पे अच्छी बात है i ही था, तो देखो i जब 1 रखते थे यहां 1 बनता, जब 2 रखते थे यहां 2 बनता, तो सोचो बेसिकली ये जो चीज बन रही है वो बन क्या रही है, i के लिए 1 रखो, i के लिए 2 रखा, i के लिए 3 रखा, ऐसे करते करते i के लिए क्या रखते, j रखते, ये तो बनता। और अच्छी बात है सोचो 1 से लेके n तक का समेशन हमें पता होता है n इंटू एन प्लस 1/2, तो 1 से लेके j तक का समेशन कितना आएगा, j इंटू j प्लस 1/2, ये समझ में आया। और यहां पे j तुम्हारा कहां से कहां तक आ जाएगा, 1 से लेके कितना n तक, ये समझ में आ गया सबको। और अब हमें इसलिए क्या करना था, इस चीज का समेशन करना था, और इसमें दिख रहा है ये तो साफ समझ में आ रहा है कि 1/2 तो क्या था, कांस्टेंट था, वो तो बाहर आ जाएगा, बचाएगा इसलिए किसका, j इंटू किसका, j प्लस 1 का समेशन 1 से लेके n तक। अब इसका समेशन करने के लिए क्या करेंगे, सोचो, याद होगा तो मैंने बताया था इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक कि अगर सिंपली कंसेक्यूटिव वाले हैं तो सीधा आंसर कितना आएगा, n प्लस 1, एक इसके आगे वाला मींस कितना n प्लस 2/3, याद है vn में बताया था, तो इसका आंसर डायरेक्टली कितना आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू कितना, n प्लस 2/6, ये इसका आंसर होता। या तो एक तरीका ये था कि जे स्क्वायर लिखो, तो जे स्क्वायर का समेशन 1 से लेके n तक, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और एक j बनता j का n इंटू एन प्लस 1/2, उससे भी कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है, ये समझ में आ गया सबको, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को। अब देखना, और जरा ये समझने की कोशिश करना, ये जो चीज लिखी हुई है सुना, ये जो चीज लिखी हुई थी, ये लिखना और ये लिखना बराबर है, ये थोड़ा सोचना कठिन है, बस ये फील करने की कोशिश करो ये दोनों चीजें बराबर है, तो देखना कैसे। इसमें समझना क्या रिस्ट्रिक्शन है, देखो इसमें सिंपली रिस्ट्रिक्शन ये था कि i तुम्हारा 1 से स्टार्ट होगा, मिनिमम वैल्यू i की कितनी होगी, 1 होगी, और i की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, j होगी, बट यहां पर j तक गया तो इक्वल टू आएगा, सॉरी ये समझना, यहां पर i की मिनिमम वैल्यू कितनी है 1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी, j, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है, j, समझ गए। और j की मिनिमम वैल्यू कितनी थी, i, सोचो i की, सर j की मिनिमम वैल्यू तुम्हारी कितनी थी, i थी, ठीक है, ठीक है, तो बस यहीं पे थोड़ा गड़बड़ होता है कि जैसे j की मिनिमम वैल्यू i थी, बट i मिनिमम 1 तक जा सकता था, तो j सोचो 1 से स्टार्ट हो सकता है और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, n तक, ठीक है। अब मैं इसको कैसे समझाऊं, जैसे कि इसमें सर ना, इसमें एग्जांपल लिख के बताना पड़ेगा, जैसे कि सर ना, अगर मान लेते हैं, मैं मान लेता अभी इस केस में ले लेता हूं n = 3 ले लेता हूं, ठीक है, अब जरा देखते हैं, और मान लेते फंक्शन तुम्हारा यही होता, i होता, ठीक है, तो देखो ये क्या कह रहा है, 1 सर i > 1, j > i एंड 3 > j, ये था अपना। अब देखते हैं पॉसिबल केसेस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, सर ना, तो पहले मान लेते हैं हम लोग i तुम्हारा 1 होता, ठीक है, i तुम्हारा 1 होता, ठीक है, ये बहुत गंदा जाएगा समझाना, याद ही कर लो, एक इसमें 15-20 मिनट चले जाएंगे समझाने, याद कर लो कि ये जो होता है वो इसके और होता है, ठीक है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बस याद कर लो, ठीक है। कभी है नहीं अपने वैसे अपने कोर्स में, डबल समेशन वाले अपने कोर्स में है नहीं, वो बुक में क्वेश्चंस दिए थे इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला ना, जैसे ना अगर मान लो हमसे पूछा होता समेशन ऑफ i, ठीक है, ध्यान देना, इंटू j, जैसे ना यही, और मान लो होता i = 1 से लेके n और j = कितना, ये भी 1 से लेके n तक, मान लो हमसे ये पूछा होता कि इसका सम कितना आएगा, तो सर ना लॉजिक अगर सेम वापस से वही लगाएं कि पहले इसका हम सम करते हैं, तो इसका सम करोगे तो इसमें से कोशिश करें कि इस वाले केस में i वेरी कर रहा है 1 से लेके n, तो सोचो j इस केस में सोचो क्या था, कांस्टेंट था, तो उसको मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, इस समेशन के बाहर ले सकता हूं, ये चला i = 1 से लेके n, और यहाँ पे j क्या था तुम्हारा 1 से लेके n, लेकिन सोचो यहाँ पे j वेरिएबल था और j ही यहाँ वेरी कर रहा है, मैं इसको इसके बाहर नहीं ले सकते, और अब इसका आंसर लिख लो, तो i के लिए 1 से लेके n, तो 1 से लेके n तक का समेशन n × n + 1/2, और यहाँ पे समझ गए ना, तो इसका सम कितना करते हैं, n इंटू कितना, n + 1/2, यह था, और यहाँ पे तुम्हारा क्या था, समेशन ऑफ कितना j = कितना 1 से लेके n तक,
और सुना n इंटू एन प्लस वन बाई टू ये जो था वो सिंपली यहाँ पे जो j था उसके लिए कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और ये बाहर आता तो j का भी सम 1 से लेकर n तक कितना आता, n इंटू एन प्लस वन बाई टू ही आता। मीन्स इसका आंसर कितना आ जाएगा, n इंटू एन प्लस वन बाय टू का कितना, होल स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद है इस वाले में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला लिखना, देखो अब सर ना मान लेते अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता समेशन ऑफ 1 i लेस देन j लेस देन इक्वल टू n एंड i इंटू j। मान लो इस बार ऐसा कुछ पूछा होता कि इसकी जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी। ठीक है, अब इसमें सामना करने के लिए पहले तो जरा हम ये देखते हैं कि ये जो सीरीज है वो बन क्या रही है। ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे कंडीशन क्या दी है कि i तुम्हारा 1 से बड़ा होगा, j i से बड़ा होगा और j n से छोटा होगा, ये कंडीशन है। अब इसमें जितने पॉसिबल नंबर्स i और j बन सकते हैं, जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ i और j बन सकते हैं, सबको यहां पे छाप के देख लेंगे, देखते क्या क्या बनता है। तो इसको समझने के लिए सर ना पहले तो मैं सर ये फील करो कि j की सोचो इस केस में जो मिनिमम वैल्यू जा सकती है 2 जा सकती है। सोचो इस केस में सोचो जो j की मिनिमम वैल्यू जा सकती है वो 2 जा सकती है। किसे j की सोचो j पक्का i से बड़ा होगा और i की मिनिमम वैल्यू ही सोचो 1 है, तो j पक्का जो भी होगा i से तो बड़ा ही होगा। तो सोचो जब i 1 होता तभी तो j 2 हो सकता था बस, ये चला। तो सोचो अगर j 2 होता, सोचो तो अगर j 2 होता, सोचो अगर मैंने j को 2 ले लिया तो सोचो i की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो सोचो एक ही होगी 1। सोचो अगर j 2 हो गया तो i को उससे छोटा होना ही पड़ेगा, मींस पक्का i या तो 1 होता या 1 से छोटा होता, और यहां कंडीशन दे रखा है कि i पक्का 1 से बड़ा है, मींस पक्का i की एक ही पॉसिबल वैल्यू थी, कौन सी, 1। अभी आ जाएगा, देखो j अगर मान लो 3 होता, मान लो अगर j 3 होता तो सोचो अगर j 3 होगा तो सोचो i क्या क्या हो सकता है, i 1 भी हो सकता था 2 भी हो सकता था। समझे, अभी मैं पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ i और j सोचने की कोशिश कर रहा हूं इस कंडीशन के हिसाब से। तो मैंने देखा j अगर 2 था तो i 1 हो सकता था, j अगर 3 होता तो i 1 और 2 हो सकता था। सोचो j अगर 4 होता, सोचो j अगर 4 होता तो i सोचो j से छोटा ना था, तो i को सोचो 1 से बड़ा और j से छोटा, मींस i 1 2 और 3 हो सकता था। तो शायद पैटर्न समझ में आ गया हो कि अगर j 5 होता तो सोचो i क्या कर सकता था, 1 2 3 और 4 हो सकता था। और ऐसे करते करते सोचो j की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, n। तो j अगर सोचो n होता तो i कितना होता, 1 2 3 अप टू कितना, n-1 तक। ये चला। तो सर ना ये पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स i और j के पॉसिबल थे, लेकिन हमें करना क्या था, ये समझ गए ना। मींस ये जो चीज है इनडायरेक्टली ये लिख रहा है कि i और j के तुम्हें ये सब ऑर्डर्ड पेयर्स लेना है। अब इन सब ऑर्डर्ड पेयर्स को लो और यहां पे क्या लिखा था, i इंटू j करना है तुम्हें, ये चला। यहां पे क्या लिख रखा है, तुम्हें i इंटू j करना है इनसे, समझ गए ना। ये सिंपली ये बता रहा है कि i और j के ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल थे। अब इन सब ऑर्डर्ड पेयर्स को यहां पर छाप दो, जो भी वैल्यू आएगी हमें वो चाहिए, ये चला। और अब जरा फिल करने की कोशिश करना, तो देखो तो i और j का मल्टीप्लाई करना था, तो सोचो पहला i 1 इंटू 2 एक ही बनता, 1 के साथ और तो कुछ है नहीं, ठीक है। 1 के साथ देखो 1 इंटू 3 बनता, सोचो 1 के साथ 4 बनता, 1 के साथ 5 बनता, 1 के साथ 6 बनता, 1 के साथ n बनता, ये चला। तो 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4 अप टू 1 से लेकर n तक बना। सिमिलरली अब सोचो जब i 2 होता, ये तो सर तब था जब हमने i 1 लिया। अब सोचो i अगर 2 होता, तो i अगर 2 होता तो 2 इंटू j कितना था, 3 हो सकता था। i अगर 2 होगा तो j 4 हो सकता है, i अगर 2 होगा तो j 5 हो सकता है, i अगर 2 होगा तो j n भी हो सकता था, ये चला। तो सिमिलरली अब अगर i 3 होता, तो i 3 अगर होता तो j 4 हो सकता था, i अगर 3 होता तो j 5 हो सकता था। तो शायद समझ में आ गया होगा। ये सोचो क्या लिख रखा है, ये सोचो 1 से लेके n तक जितने भी नंबर्स थे, सोचो 1 से लेके n तक जितने भी नंबर्स थे, इन सब का प्रोडक्ट टेकन, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम। ये सिंपली और कुछ नहीं वही लिखा है। सोचो जैसे 1 2 3 4 होता था, तो 1 2 3 4 इन चारों नंबर्स में अगर मैं इन चारों का अगर सम ऑफ प्रोडक्ट निकालूं टेकन टू एट ए टाइम, तो सोचो कैसे करते थे। 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, 1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, 1 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करते थे। फिर देखो 2 का 1 के साथ तो हो चुका है, तो 2 का 3 के साथ करोगे, 2 का फिर 4 के साथ करोगे।
अब 3 का नंबर आता है, तो 3 का 1 के साथ हो चुका है, 3 का 2 के साथ भी हो चुका है, तो अब बचा किसका, 3 का 4 के साथ करते। देखो ऐसे था। तो जरा सोचो 1 से लेके n तक जितने भी नंबर्स हैं इनका सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट टाइम तक करते तो क्या आता, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ। सोचो यही तो बनते। फिर 2 का 1 के साथ तो हो चुका था, तो 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, ये जिला। तो ये सिंपली और कुछ नहीं लिखा होता, अगर ऐसा लिखा दिख जाए तो ये सिंपली क्या कह रहा है, दिस इज रिटन सिंपली सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम। समझ गए। तो इसका समेशन से ना यहां से निकालना मुश्किल था, मुझे यहां से निकालना नहीं आता, लेकिन अच्छी बात यह कि मुझे ये समझ में आ गया कि ये सिंपली और कुछ नहीं लिखा, सिंपली 1 से लेकर n तक जितने नंबर्स है उनका सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम चाहिए, और वो मुझे निकालना आता है। सिंपली जिन नंबर्स का सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम चाहिए उन सबका सम करो, उसका स्क्वायर, उनका इंडिविजुअल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ टेकन 2 एट ए टाइम। तो हमारा आंसर जो होगा रिक्वायर्ड वो कितना आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस यहां से कितना आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 और इसका कितना होल बाई 2। समझ गए। तो ये अपना आंसर होता है इस केस में। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था सीधा याद कर लेने की कभी अगर ऐसा लिखा दिख जाए तो सिंपली और कुछ नहीं, जहां पे जो भी नंबर्स लिखे होते हैं उनका सिंपली सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट टाइम होता है अपना। ठीक है, ये समझ में आगे सबको। तो इसीलिए से ना, जैसे याद होगा डीसीटी में क्वेश्चन आया था एनसीआई इंटू एनसीजे, एनसीआई इंटू एनसीजे सेम वही चीज I1। ठीक है सर, मैं 0 ले रहा हूं। समझ गए 0 मैंने क्यों लिया, तो 0 इसलिए लोगे सर एनसी 0 से लेके एनसीएन तक बनेगा ताकि, समझ गए ना। तो सर ये सिंपली क्या लिख रखा है, एनसी 0 से लेके एनसीएन तक। समझ गए, सेम ऐसे करके देखने की कोशिश करना, तो ये देखने ऐसे ही बनेगा। एनसी 0 से लेके एनसीएन तक जितने भी नंबर्स होंगे उनका सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट टाइम। देखो आई जब 0 लो तो जो आई 0 लोगे तो सर जे आई से बड़ा मीन जे 1 से लेके n तक कुछ भी हो सकता था, तो एनसी 0 इंटू एनसी 1, एनसी 0 इंटू एनसी 2, एनसी 0 इंटू एनसी 3 ऐसे बनते। आई फिर सोचो जब 1 होता तो सर जे, सोचो आई जब 1 होगा तो जे फिर 2 से n जाएगा, तो एनसी 1 इंटू एनसी 2, एनसी 1 इंटू एनसी 3 वैसे बनते। तो वही सारे बन जाएंगे और इसका आंसर सिंपली कितना होगा, तो C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू कितना Cn का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस Cn स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ कितना टेकन 2 एट ए टाइम। और ये कितना है 2 की पावर n की पावर 2, तो 2 की पावर 2n माइनस 2n Cn बाई 2, ये इसका आंसर होता है। समझ गए। तो सोचो ये बता सकते हो कि अगर सोचो अगर मैंने ये लिख दिया तो कहां फर्क पड़ेगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आई जे एन एनसीआई एनसीजे। सोचो अगर मैंने बस यहां पे इक्वल टू लगा दिया तो सोचो अब फर्क क्या पड़ेगा आंसर पे। सोचो इस बार सोचो जब आई 0 लेते एनसी 0, तो सुना आई अगर मैं 0 ले रहा हूं तो इस बार इस वाले केस में सोचो अगर आई 0 लेते थे तो जे को आई से बड़ा होना पड़ता था, तो अगर मैंने आई 0 लिया फिर जे को 1 से लेके n जाता, तो एनसी 0 समझे एनसीआई इंटू एनसीजे जब मैं करता तो आई जब मैंने 0 लिया तो जे सोचो 1 से n जाएगा, मींस एनसी 0 इंटू एनसी 1 से स्टार्ट होगा और एनसी 0 इंटू एनसी n तक जाता। समझ गए। लेकिन सर ना जब इस वाले केस में बात करेंगे तो सुना जब मैंने आई 0 लिया तो सुना इस बार जे सोचो आई के बराबर भी हो सकता था, उससे कम नहीं जा सकता बट उसके बराबर तो हो सकता था। तो इस बार सुना जब एनसी 0 करोगे तो ये एनसी 0 बन सकता था, मींस एनसी 0 इंटू एनसी 0 फिर एनसी 0 इंटू एनसी 1 अप टू एनसी n तक। जब आई 1 लेते, ध्यान देना जब आई 1 लेते तो एनसी 1 तो सर जे 1 से n जा सकता था, तो एनसी 1 इंटू एनसी 1 प्लस एनसी 1 इंटू एनसी 2, मींस इस बार समझ में आ रहा होगा कि इस बार कुछ टर्म्स एक्स्ट्रा आ गए। और कौन से आ गए, जब आई और जे दोनों बराबर थे। सोचो इस केस में सोचो आई और जे बराबर नहीं हो सकते थे, बट इस वाले केस में आई और जे दोनों बराबर हो सकते थे, मींस आई और जे सोचो जब जब बराबर होंगे वो सारे टर्म सोचो इस वाले केस में एक्स्ट्रा आ रहे होंगे एज कंपेयर टू दिस। तो वो कौन से टर्म एक्स्ट्रा होंगे, सोचो जब आई 0 होता जे भी 0 होता एनसी 0 का स्क्वायर, आई 1 होता जे भी 1 होता एनसी 1 का स्क्वायर, आई 2 होता जे 2 होता एनसी 2 का स्क्वायर, अप टू कितना एनसी n का स्क्वायर। मैं सोचो वही पार्ट तो इस वाले में मिसिंग था, मींस इसका जो आंसर आया ये चला मैं क्या कर रहा हूं
इसका जो आंसर आया उसमें सिंपली क्या होगा, एक NC 0 से लेके NC n स्क्वायर तक का जो सम आएगा वो इसमें एक्स्ट्रा और आएगा। समझ गए? तो इस केस का जो आंसर आएगा वो कुछ ही आता अपना। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा डबल समेशन। ठीक है, तो बेसिकली इतना ही जरूरी है अभी अपने पे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं, ठीक ना। अब थोड़ा आगे बात करते हैं। अब थोड़ा हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम की। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन, उम्मीद है क्या बोलते हैं उसको, जो यूनिट नंबर होता है वो निकालना और जो रिमाइंडर निकालना था वो देख लिया होगा पहले तुम लोगों ने अच्छे से। ठीक है, मैं सीधा एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे कि मान होता, हमें पहले होता क्वेश्चन फाइंड यूनिट डिजिट्स। ठीक है, इन क्वेश्चन से तुम बताता कि इसमें यूनिट डिजिट्स जो नंबर होंगे वो क्या होंगे। ठीक है, मान लेते अगर जैसे तुम्हारा होता, ठीक है, 53 पे अगर मान होता 25, जैसे ही होता, तो सिंपली कैसे निकालते हैं, सिंपली जो बेस होता है उसका सिंपली लास्ट डिजिट पकड़ लो, और 3 में क्या होता है, ये 4 के मतलब लूप में चलता है, ये समझ में आता है। तो जैसे ये देख लो बस कि अगर 3 था और ये 25 था, तो 25 बेसिकली क्या होता है, मींस 3 की पावर सम 4k + 1 टाइप का होगा। तो समझना क्या होता है, बेसिकली 3 पे जैसे 1 होता है तो उसका यूनिट प्लेस 3 आता है। 3 पे अगर 4k, समझ 1 मतलब समझ गए ना, 4k + 1 टाइप का अगर होता है तो उसका यूनिट प्लेस 3 आता है। 3 पे अगर 4k + 2 टाइप का अगर नंबर होता है तो इसका यूनिट प्लेस 9 आता है। 3 पे अगर 4k + 3 टाइप का अगर होता है तो इसका यूनिट प्लेस 7 आता है। और 3 पे अगर 4k टाइप का अगर नंबर होता है तो इसका जो यूनिट प्लेस होगा कितना होगा, 1 होगा। 4k + समझ में आता है ना, जैसे 3 की पावर 9, 9 क्या है 8 + 1, 3 की पावर 17, 16 + 1, ये सारे 4k + 1 टाइप के नंबर्स है। तो 3 की पावर अगर कुछ भी 4k + 1 टाइप का नंबर है तो सीधा आंसर 3 आएगा। याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा सोचो 3 की पावर 1 वो भी तो 4k + 1 टाइप का ही है तो 3 आता है। 3 की पावर 4k + 2 टाइप का, जैसे 22, ठीक है ना, जैसे 30, तो वो सब क्या 4k + 2 टाइप का नंबर है। तो इसका आंसर सीधा कितना आएगा, 9 आएगा। याद रखने के लिए सीधा सोचो 3 की पावर 2 कितना आता, वो भी तो एक 4k + 2 टाइप का नंबर है, उसमें 9 आएगा। तो इस वाले केस में देखा कि 25 क्या था, 4k + 1 टाइप का था, तो इसका जो आंसर आएगा उसमें भी तुम्हारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऐसे 4 का जो लूप है ये 3 भी फॉलो करता है, 7 भी फॉलो करता है। ठीक है ना, मैक्सिमम देखो या तो सीधे दिख जाते हैं या तो सिंपली क्या होंगे, वो 4 की लूप फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान होता 127 की पावर 51263, इसका यूनिट प्लेस पूछा था कि इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा। तो सीधा बेस वाले का सीधा आखिरी डिजिट पकड़ो, ऊपर वाले का सिंपली ये देखो कि 4k + किस फॉर्म का है। तो सोचो अगर यहाँ 60 होता तो 4k होता, ये तो पता है ना कि आखिरी दो अगर 4 के मल्टीपल है तो 4 का मल्टीपल होता है। तो सोचो अगर यहाँ 60 होता तो 4k होता, तो पक्का ये किस फॉर्म का लिखा है, 4k + 3 टाइप का लिखा था। तो पक्का इसका आंसर वही होगा जो 7 की पावर 3 का आता है। और 7 की पावर 3 का कितना आता है बस ये देखना था। तो 7 की पावर 3 कितना होगा, 343 होगा। मींस यूनिट प्लेस तुम्हारा कितना आएगा, 3 आएगा। समझ गए? ठीक है, और देखो मान लो अगर पूछा होता 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल + 5 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल, इन सब का अगर सम करूंगा तो उसका यूनिट प्लेस कितना आएगा। ठीक है, तो इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा, तो ये सोचने के लिए ये फील करने की कोशिश करो कि 5 फैक्टोरियल ये कितना होगा, 120, 6 फैक्टोरियल कितना होगा, 720। तो सोचो 5 फैक्टोरियल के बाद ये 5 फैक्टोरियल से ही जितने भी नंबर्स होंगे इन सब का सोचो यूनिट प्लेस 0 होगा। ये सोचो कि इसका यूनिट प्लेस 0, इसका यूनिट प्लेस 0, इसके आगे जितने भी नंबर्स होते सबका यूनिट प्लेस 0 होता। तो सबको सम करोगे तो उसका भी यूनिट प्लेस 0 होगा। तो यहां तक सोचो जितने भी नंबर्स थे उनका यूनिट प्लेस तो वैसे भी 0 था। तो अगर यूनिट प्लेस का कुछ कंट्रीब्यूशन आना था तो इन्हीं दोनों से आना था। समझ गए? और ये तुम्हारा कितना था, 6, ये कितना था, 24, और इनको सम करोगे तो इसका भी यूनिट प्लेस 0 ही आ गया। तो इन सब का यूनिट प्लेस 0, इसका भी 0, तो इसका आंसर तुम्हारा कितना आएगा, 0। इसमें आ रहा है ना? ठीक है, अगला जैसा का मान होता 3 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल। मान ली पूछा था इस नंबर में यूनिट प्लेस कितना आएगा। ठीक है, समझना? तो इस नंबर में यूनिट प्लेस कितना आएगा, तो समझना ये समझना जो बेस था वो तुम्हारा कितना था, 3 फैक्टोरियल में कितना, 6 था।
तो 6 की पावर 4 फैक्टोरियल की पावर कितना 5 फैक्टोरियल। और शायद ये पता होगा कि 6 की पावर तुम कुछ भी चढ़ाओ हमेशा 6 ही आता है। सोचो 6 की पावर 1, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216। तो 6 की पावर तुम कुछ भी चढ़ाओगे तो हमेशा क्या आएगा, वो 6 ही देता है। मान लो अगर चलो ये 6 नहीं होता, मान लो कुछ गंदा सा होता, जैसे मान लो होता 7 की पावर 5 फैक्टोरियल की पावर 6 फैक्टोरियल, मान लो ये होता कि इसका यूनिट बेस कितना आएगा। तो देखो 7 अगर है, देखो बेस अगर 7 है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि 7 की जो भी पावर लिखी है वो 4k किस टाइप का 4k, मींस 4k+1 है या 4k+2 या किस टाइप का था। मींस 7 की पावर जो लिखी है, तो ध्यान देना 7 की पावर सिंपली पूरा ही 7 की पावर है। तो सोचो जो 7 की पावर थी वो बेसिकली क्या था, 5 फैक्टोरियल की पावर 6 फैक्टोरियल था। अब बस तुम्हें यही तो सोचना है कि 4 का मल्टीपल है या 4k+1 टाइप का था या 4k+2 टाइप का था, बस यही तो सोचना था। और सोचो ये सिंपली लिखा क्या है, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल बार या 720 बार। सोचो 5 फैक्टोरियल की 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 5 फैक्टोरियल को तुमने 720 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही तो बनता। और सो 5 फैक्टोरियल में खुद ही वो 4 का मल्टीपल है, मींस पक्का है 7 की जो भी पावर लिख रखी है वो 4 का मल्टीपल ही तो होगा। और अगर 4 का मल्टीपल होगा तो इसका जो यूनिट प्लेस आएगा वो कितना आ जाएगा 1। ये मैंने ऐसे कह 7 की पावर 3 हमने देखा 343 होता था, उसमें एक और 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट प्लेस कितना आएगा 3 × 1। ठीक है ना, नहीं कुछ गड़बड़ किया क्या, मुझे ऐसा लग रहा है। तो 3 × 7 करोगे ना 21 आएगा। ये समझ गए। अगला जैसे अगर मान लो होता 1 + 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब अप टू कितना 2 की पावर 99, मान लो ये होता। ठीक है, इसका जो सम आता है हमें उसका यूनिट प्लेस पता करना था कि उसका यूनिट प्लेस कितना आएगा। कैसे करेंगे, तो सिंपली इस जीपी का सम निकाल लो। तो फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो 2 नंबर ऑफ टर्म 100 -1 अपॉन 2 - 1 ये बनता। तो इसका यूनिट प्लेस लो या इसका यूनिट प्लेस लो, बात बराबर है। और ये सोचो 2 था, तो 2 भी क्या होता है 4 का लूप फॉलो करता है। तो 2 की पावर क्या है 4 का मल्टीपल है, 100 क्या है 4 का मल्टीपल। तो 2 की पावर 4 मल्टीपल का यूनिट प्लेस कितना आएगा, तो सिंपली देखो 2 की और 4 का कितना आता है 16 मीन 6। तो इसका 6 -1 तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 5। ठीक है, तो उम्मीद है यूनिट प्लेस निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होती होगी। ठीक है, देखना आगे चलते थोड़ा। हाँ देखना, जैसे अगर मान लो क्वेश्चन होता फाइंड लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ फाइंड लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ, मान लो होता 11 की पावर 51। ठीक है, मान लो क्वेश्चन होता अपना कि आखिरी 3 डिजिट बताओ क्या होंगे 11 की पावर 51 के। ठीक है, तो देखना इसको करने के लिए, ये ऐसे क्वेश्चन से करने के लिए इसलिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 11 को मैं लिख लूँ 1 + का 10। ठीक है, तो ये सिंपली कितना जाएगा 1 + 10 पे कितना 51। ठीक है, तो बेसिकली मुझे इसके आखिरी के 3 डिजिट्स बताए थे, पर यहां से तो बताना मुश्किल है अपना, तो समझना मैं क्या करता हूं। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम लोग सिंपली इसको एक्सपांड करते हैं। तो इसको एक्सपांड करेंगे तो कितना बनेगा, पहला टर्म कितना ना 51 C0 1 पे 51 मीन्स कितना 1 बनेगा। अगला 51 C1 जो कि 51 ही होता इंटू कितना 10 पे 1। ठीक है, अगला कितना होता 51 C2 इंटू कितना 10 पे स्क्वायर। अगला कितना होता 51 C3 और कितना 10 पे 3, ये बनता। और ऐसे करते याद तो ये पूरी इसकी सीरीज बनती। ठीक है, इसमें तुम्हें हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सर ना हमें इसमें आखिरी 3 डिजिट्स बताए थे, मींस इनडायरेक्टली हमें इसके एक्सपांशन में इसमें आखिरी जो 3 डिजिट्स होते वही तुम्हें बताने हैं। और इसमें ये फील करने की कोशिश करो कि देखो 10 की पावर 3, तो सोचो और अगला सोचो जो टर्म बनता है वो कितना बनता है 51 C4 10 पे 4, अगला 10 पे 5, अगला 10 पे 6। तो सोचो मैं कह रहा हूं यहां से जितने भी नंबर्स बनेंगे, सोचो यहां के बाद जितने भी नंबर्स बनेंगे उन सब के जो आखिरी 3 डिजिट्स होंगे वो पक्का तीनों 0 होंगे। पिछला कि सोचो यहां से लेके आगे तक जितने भी नंबर्स बनते उसमें आखिरी जो 3 डिजिट्स होंगे सबके वो पक्का तीनों 0 होंगे। इसमें मीन्स ये कंफर्म हो गया कि आखिरी 3 डिजिट्स में जिनका कंट्रीब्यूशन आना है वो खाली ये 3 होंगे। ये समझ में आया। और सुना ये तो साफ से देख रहा था, ये कितना था 1 था, ये 51 × 10 510 था, ये 51 C2, तो 51 C2 इसलिए कितना होगा 51 इंटू कितना 50/2
और इसमें से निकाल करना 50/2 कितना होगा 25 होगा। तो ये चला, और यहां से अगर देखोगे तो सुना इसमें इसलिए पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसका देखो ये तो कंफर्म है, इसका आखिरी 2 डेट 0 होंगे, तो इसका जो अगला डेट होगा बस वही तो पता करना था, और वो कितना होता 5 × 1, तो वो कितना होता 5। पिछला मुझे बाकी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली मुझे आखिरी के बस 3 डेट्स ही चाहिए थे। ठीक है, तो आखिरी 2 तो इसके पक्का 0 होते, तो उसके जस्ट पहला जो होता वो किससे मिलता, जब 5 का मल्टीप्लाई 1 से करते तो 5 ही तो मिलता। और इसके आगे से जो जितने भी नंबर्स थे उन सब के सोचो आखिरी जो 3 डेट्स थे वो पक्का 0 थे। तो अब अगर सोचो तीनों को सबको जोड़ोगे, तो सबको अगर जोड़ोगे तो देखो यूनिट प्लेस कितना आएगा 1, टेंस प्लेस 1 + 0 1, और तुम्हारा 100 प्लेस कितना आएगा 5 + 5 कितना 10। तो जिसका आखिरी के 3 डिजिट्स होंगे वो तुम्हारे कितने होंगे 0, 1 और 1 होंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। तो समझ ये कुछ तरीका होता है हम लोग यूज करते हैं, आखिरी के 3 प्लेस या 4 प्लेस तक निकालना हो तो ये करते हैं। जैसे अगर आखिरी के 4 डिजिट्स पूछे होते तो अगला टर्म और चेक कर लेते कि अगले टर्म देखो, क्योंकि इसके बाद तो सोचो आखिरी के 4 डिजिट्स इसके बाद तो मिलने से रहते, तो जो भी आता यहीं तक आता, तो बस यहां का और कंसिडर कर लेते। ठीक है, जैसे ना मान लो कुछ होता फाइंड, जैसे सेम क्वेश्चन होता फाइंड लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ 7 की पावर 101। अब देखना, अब जैसे इस वाले केस में हम इस पता करें थे कि इसके आखिरी के 3 डिजिट्स क्या होंगे, तो मान लेते हमने वापस से 7 को क्या लिख लिया 1 + 6 की पावर 101, मान लो हमने लिख लिया। ठीक है, तो सुना इसका एक्सपांशन कितना बनेगा 101 C0 1, अगला 101 C1 6 पे 1, अगला 101 C2 6 पे 2, एंड सो ऑन, ऐसे एक्सपांशन बनता। लेकिन इस बार सोचो पहले वाली जुगाड़ नहीं बन पाती। सोचो पहले वाले में क्या ऐसी जुगाड़ बनी गई थी जो इसमें नहीं बनी, जरा सोचने की कोशिश करो। तो शायद फील आ रहा होगा कि पहले वाले में सोचो ये जो बन रहे थे ये 10, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, 10 क्यूब और 4 बन रहे थे। इसी की वजह से तो हमने कह दिया था कि भाई इसके बाद आखिरी के 3 डिजिट में पक्का इनका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्यों? इसकी वजह से 10 क्यूब, 10 क्यूब 4 की वजह से। लेकिन इस बार ये जो बना वो 6 क्यूब, 6 क्यूब 4, 6 क्यूब 5 बनेगा, उसमें थोड़ी हम देख के कह देंगे कि भाई इसकी वजह से नहीं आएगा। ये समझ में आ रहा है? मीन्स ये समझ में आ रहा था कि अगर तुम्हें जुगाड़ बनानी है तो पक्का यहां पे समझे जिस पे हम लोग पावर चढ़ाते हैं वो या तो 10 हो या 10 का मल्टीपल हो, जैसे 20, 30, 40 ऐसा हो जाता। जैसे 6 टाइप का अगर रहेगा तो सोचो वो जुगाड़ नहीं बन पाएगी। या सिंपली सोचने की कोशिश करो, इसमें तुम नहीं सोच पाओगे कि किस टर्म के बाद उसका इफेक्ट नहीं आना या किन टर्म्स का इफेक्ट नहीं आना। सोचो, तो अभी तो समझना इसमें सोचना पॉसिबल नहीं था, समझ गए? मीन्स पक्का इसको ऐसे एक्सपांड करने से कुछ फायदा नहीं होगा। तो क्यों ना मैं इसको 7 की पावर 101 को पहले तो मैं कुछ कन्वर्ट करूं ताकि सना ये जो हम लोग पावर चढ़ा रहे हैं वो कुछ 10 के मल्टीपल में बने। ये चला, तो सना 7 को मैं देखो चाहूं तो मैं ये लिख लूं 3, समझ गए ना, 10 - 3, 10 माइनस का 3 की पावर कितना 101, ये लिख दूं। देखो अब पक्का 10 बन जाएगा। ये चला मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन जरा इसका एक्सपांशन करते हैं, और इसका एक्सपांशन मैं उल्टे से कर रहा हूं, है ना। तो 101 C0 इस -3 पे 101, इसे उल्टा कर रहा हूं एक्सपांशन, मतलब मैं क्या कह रहा हूं 101 C1 101 C1, ठीक है ना। इस पे 1 और इस पे 100, तो कितना -3 पे 100 मीन्स 3 पे 100, और कितना 7 पे 1, सॉरी 10 पे 1, ठीक है। अगला कितना होता 100 C2, ठीक है, 10 पे 2 और इस पे कितना 99, तो 10 पे 2 और कितना -3 पे 99, तो पक्का नेगेटिव आएगा, तो मैं नेगेटिव पहले लिख लिया। अगला टर्म कितना होता 100 C3, कितना 10 पे 3 और कितना -3 पे कितना 98, तो पॉजिटिव होता, एंड सो ऑन। ये कंफर्म है आगे के टर्म्स का इफेक्ट पक्का नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये 10 स्क्वायर था 10 क्यूब था, तो पक्का इसी में 3 0 मिल जाएंगे, समझ गए ना। मीन्स पक्का ऐसे इससे और इसके बाद वाले जितने भी टर्म्स होते उन सब का यूनिट प्लेस पक्का 3 0 आते, समझ गए। आखिरी जो 3 डिजिट्स होते वो पक्का तीनों के आते 0 आते। मीन्स कंफर्म है जो भी इफेक्ट आना था या आखिरी 3 प्लेस में जिनका भी इफेक्ट आना था वो खाली इन सब का ही आना था। ये चला मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन सोचो क्या ये क्वेश्चन अभी भी करना पॉसिबल है? सोचो वापस से सोचो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सोचो हमें इसके आखिरी 3 डिजिट थोड़ी पता है क्या होंगे।
सोचो हमें इसके आखिरी 3 डिजिट्स नहीं पता क्या होंगे, इवन इसके भी नहीं पता। सोचो लेकिन ये दिक्कत ऊपर वाले में नहीं आई थी, सोचने की कोशिश करो क्यों नहीं आई थी। क्योंकि सोचो उस केस में 10 के साथ से जो पार्टनर वाला टर्म था वो 1 था। सोचो 10 के साथ ये 1 था, तो क्या होता था 1 की पावर तुम कुछ भी चढ़ाते थे, इसका इफेक्ट तो वैसे ही नहीं आता था। बट इस केस में सोचो 10 के साथ 3 था, तो इस बार सोचो इस पे सोचो कुछ पावर चढ़ाओगे तो इस पे तो कुछ जाएगा। ये इजला मैं क्या क्या कह रहा हूं। मैं सोचो ऐसी जुगाड़ तभी बन पा रही है जब एक टर्म 10 का मल्टीपल हो और दूसरा टर्म क्या हो 1 हो, या +1 या -1। ये बस फील कर लो कि सर तुम इसमें जैसा अगर तुमसे पूछा कि भाई इन तीनों के बताओ आखिरी 3 डिजिट्स क्या होंगे, नहीं बता पाओगे, ये तुम्हें इसका नहीं पता। या ये एक नया क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई 3 के और 101 के आखिरी 3 प्लेस निकालो। समझ के ना। तो शायद समझ में आ गया जुगाड़ कब बनती है, जब एक 10 का मल्टीपल और दूसरा यहाँ पे 1 या -1 टाइप का कुछ हो, ताकि इस पे जब पहुंच जाएगा दूसरे पे तो इसका इफेक्ट नहीं आए। समझ गए। तो जरा ऐसे सोचने की कोशिश करो कि जैसे मुझे 7 की पावर 101 को लिखना था, तो सर 7 की और 101 में अभी तो देखो 10 का मल्टीपल और 1 ± 1 टाइप का कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन सर ना अगर मैं एक 7 कॉमन ले लूं तो ये कितना बनेगा, 7 की पावर 100 बनेगा। और 7 की पावर 100 को मैं 49 की पावर 50 ये लिख लूं। और शायद समझ में आ रहा होगा मैंने 49 इसको क्यों लिखा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं सर ना 49 का एक्सपांशन कर ले रहा हूं 50 - 1 करके, या 1 - 50 करके। 1 - 50 की पावर कितना 50। ये जरा फर्क नहीं पड़ता कि 50 - 1 लिखो या 1 - 50 लिखो, कि ऊपर तो वैसे भी इवन था पावर, तो दोनों सेम ही बनेंगे। और ये सोचो क्या यहां 1 था और यहां 10 का मल्टीपल था। तो अब अगर मैं इस चीज का एक्सपांशन करूंगा अंदर वाली चीज का, तो कितना बनेगा 50 से 0 1 पे 50 मतलब 1। अगला 50 से 1 ठीक है, 1 पे 49 और -50 पे 1, ठीक है, तो किसका बनेगा नेगेटिव का। अगला 50 से 2 और कितना 50 का स्क्वायर। अगला 50 से 3 50 का क्यूब। तो जो अगले टर्म में 50 का क्यूब आता, मींस ये कंफर्म है कि आगे के जितने भी टर्म्स बनेंगे उनमें पक्का आखिरी के जो 3 प्लेस होंगे वो तुम्हारे क्या होंगे 0 होंगे। ये समझ में आता है। ठीक है, ये देख लेते कि क्या ऐसा तो नहीं कि इसका भी जो आखिरी जो 3 प्लेस वो 0। देखो आखिरी 2 प्लेस तो पक्का 0 है क्योंकि 10 का स्क्वायर था। ये चला कि ये बेसिकली क्या लिख रखा है 50 का स्क्वायर मींस 5 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। देखो 10 का स्क्वायर में 2 0 तो पक्का थे। अब बस ये और देख लो कि बाकी जो बचा उसमें कोई 5 बचा है कि नहीं बचा। तो देखो यहां पे 5 एक और तो बचेगा। ये समझ में आ रहा है मैं क्या क्या बोल रहा हूं। जैसे 50 का स्क्वायर है अपना, तो इसको मैं लिख सकता हूं ना 5 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। समझ गए। तो 2 0 तो देखो यहीं से आ गए अपने। समझ गए। और से यहां पे सोचो एक 5 का मल्टीपल है और ये पक्का इवन होगा 50C2। देखो 50C2 तुम्हारा कितना होता नहीं है, इवन नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी। देखना ये कितना आएगा 50 इंटू कितना 49/2 ऑड आएगा ये। तो ये कितना जाएगा 25 इंटू कितना 49 और एक 25 यहां से था अपना। समझ गए ना 55 5 का स्क्वायर 25 ये चला। तो यहां से भी सना आखिरी के 3 प्लेस में इसका कंट्रीब्यूशन आएगा। मैं बस ये देख रहा था कि ऐसा तो नहीं कि इसके आखिरी 3 प्लेस इसके भी 0 बन गए। तो 2 0 तो दिख गए थे। अगर इसमें एक इवन नंबर बन जाता तो देखो एक 5 तो मौजूद ही था, तो एक इवन मिलकर एक और 10 बन जाता। लेकिन इसमें एक भी इवन मौजूद नहीं था कि 50C2 क्या था एक और नंबर था। समझ गए। तो वैसे जो भी कंट्रीब्यूशन आना था आखिरी 3 प्लेस में खाली बेसिकली इन तीनों की वजह से ही आना था। उनसे तो पक्का 0 हो गए तीनों। अब इसमें देख लेते हैं तो ये कितना बनेगा 1 माइनस का 2500 प्लस, ठीक है, और प्लस में ये जो बनेगा 25 इंटू 25। देखो इसके आखिरी 2 प्लेस तो पक्का 0 होते। ठीक है, जो अगला प्लेस आता 5 इंटू 5 यूनिट प्लेस 5 इंटू 9 इसका भी 5 ही होता। ये चला। और सोचो ये कुछ भी होता रहे फर्क नहीं पड़ता। सोचो ये कुछ भी होता रहे फर्क नहीं पड़ता। सोचो दिस माइनस दिस प्लस दिस और प्लस समझ गए बहुत सारा बड़ा नंबर जिसमें आखिरी के 3 प्लेस तुम्हारे कितने थे 0 थे। समझ गए। इन सबको जोड़ोगे और मुझे आखिरी 3 डिजिट्स का कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो देखो इसके 500 और इसके 500 ये कट जाते सीधा सीधा, ये माइनस का था प्लस का था। सोचो तो इनकी वजह से आखिरी 3 प्लेस कितना आते 0 0 0 आते और उसमें एक 1 जुड़ता, तो इनमें 1 जुड़ता तो आंसर कितना आता 0 0 1। ये जलता है ना। मैं ये कह रहा हूं कि इसकी जरूरत नहीं है कि सोचो हमें बस आखिरी के 3 प्लेस से तो मतलब है, तो यहां कुछ भी बना रहे क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारी मर्जी कुछ भी ले लो, 6 ले लो 7 ले लो 8 ले लो कुछ भी ले लो, फर्क ही नहीं पड़ेगा।
इसे 0 1 1 को लिख दे मैंने 0 सॉरी वो आंसर नहीं है, ये आंसर समझ गए 0 0 1। तो तरीका समझ में आया कि सिंपली क्या करो, एक 1 बनाओ, एक 10 का मल्टीपल बनाओ और फिर उसको सिंपली क्या करो तो एक्सपांड कर दो। तो क्या होगा, एक टर्म के बाद सर एक टर्म के बाद पक्का उसमें से कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, तो बाकी जितने टर्म्स बनेंगे उनको से सॉल्व कर लो और बस चेक कर लो। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाला एग्जांपल भी आ गया होगा। अगला यूज केस 77 होता है रिमाइंडर्स में। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहा हूं और उसका प्रूफ देता हूं। जैसे ना अगर a की पावर कुछ n लिखा हुआ तो a की पावर n को हम लोग हमेशा a माइनस 1 का लैम्डा टाइम्स प्लस 1 हमेशा लिख सकते हैं। समझ सर, कोई भी नंबर की पावर अगर कुछ पावर अगर लिखी है ऑब्वियसली तो n अगर इंटीजर है तो समझ गया ना, तो इसको हम लोग हमेशा ना इस नंबर से एक छोटा नंबर का लैम्डा टाइम्स प्लस 1 इस फॉर्म में इसको हमेशा लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका प्रूफ बड़ा सिंपल सा, तो जैसे ना a की पावर n होता तो सर a की पावर n को मैं ऐसे लिख दूं 1 प्लस a माइनस 1 की पावर n। सोचो कोई दिक्कत तो नहीं, ये भी तो a की पावर n ही लिखा है। अब इसमें सोचो मैं इसको एक टर्म मान रहा हूं और इसको एक टर्म मान रहा हूं और इसका मैं एक बाइनोमियल एक्सपांशन लगा दो दिस प्लस दिस की पावर n। तो सर दिस प्लस दिस की पावर n का एक्सपांशन कितना होगा, nc0 1 पे n तो कितना आता 1, nc1 nc1 और a माइनस 1 पे 1। पिछला अगला nc2 और कितना a माइनस 1 पे कितना 2 एंड सो ऑन करते करते कितना बनता ncn और कितना a माइनस 1 पे कितना n, ये बनता। और ये फील करने की कोशिश करो ये जितने भी टर्म्स होते सबके सब a माइनस 1 के ही तो मल्टीपल होते। सोचो इसमें भी a माइनस 1 आया, इसमें भी a माइनस 1 आया, सब में a माइनस 1 आया, और चूंकि सब में a माइनस 1 आया तो मैं कह सकता हूं कि जितने भी नंबर से सबका जो सम होगा वो भी a माइनस 1 का मल्टीपल होगा। तो ये पूरा पार्ट a माइनस 1 का मल्टीपल प्लस 1। समझ गए, मींस इस चीज को मैं हमेशा a माइनस 1 का मल्टीपल प्लस 1 में लिख सकता हूं। ये चला पहली चीज। दूसरा सर ना a की पावर n को अगर मुझे एक आगे के टर्म में लिखना है मींस a प्लस 1 का लैम्डा टाइम्स अगर लिखना है तो इस केस में डिपेंड करेगा कि प्लस 1 आना है कि माइनस 1 कि n क्या है तुम्हारा। मींस a की पावर n को अगर हम लोग a प्लस 1 लैम्डा प्लस 1 लिख पाएंगे इफ n इज इवन, और उसको a प्लस 1 लैम्डा माइनस 1 लिखना पड़ेगा इफ n इज ऑड। ठीक है, इसका प्रूफ अब सोच सकते हो। सोचो जैसे a की पावर n था तो अगर मैं इसको लिखूं a प्लस 1 माइनस 1 की पावर n, इसको एक टर्म मानूं और इसको एक टर्म मानूं। ठीक है, तो पहला केस में ले रहा हूं इफ n इज इवन। सोचो अगर n इवन अगर हो गया तो सर इसका एक्सपांशन करो तो पहला टर्म कितना बनेगा nc0 है ना, उल्टे से खोलता हूं इसको, समझ गए ना, इसको मैं उल्टे से खोल लेता हूं। तो उल्टे से खोलोगे सर इसको ऐसे लिख लो -1 प्लस a प्लस 1, एक ही बात है ना। तो सोचो nc0 इस पे n और इस पे 0, तो nc0 -1 पे 0 सर -1 पे n और -1 पे n और n हमने क्या ले रखा था, इवन ले रखा था, तो ये तुम्हारा कितना आएगा 1। समझ गए, तो पहला टर्म कितना होना 1 प्लस अगला टर्म nc1 इस पे n-1 और वो पक्का नेगेटिव आएगा, तो nc1 और कितना a प्लस 1 पे कितना 1। अगला प्लस का आएगा nc2 और कितना a प्लस 1 का कितना स्क्वायर। और सोचो आगे जितने भी टर्म बनते ये सोचो सबके सब a प्लस 1 के मल्टीपल होते, ये चला ये सबके सब a प्लस 1 के मल्टीपल होते, ये समझ में। तो सोचो ये पूरे टर्म a प्लस 1 के मल्टीपल प्लस 1, तो ये पूरा किस फॉर्म बन गया 1 प्लस a प्लस 1 का कितना लैम्डा टाइम्स। मीन्स अगर n इवन था तो मैंने a की पावर n को a प्लस 1 लैम्डा प्लस 1 के फॉर्म में लिख लिया। समझ गए, अब जरा सोचने की कोशिश करो अगर यहीं पे सोचो अगर n ऑड होता, सोचो अगर n ऑड होता तो n अगर ऑड होता तो सोचो पहला टर्म कितना होता nc0 -1 पे n, और इस बार चूंकि n ऑड है तो कितना आता -1, और बाकी सब टर्म में सोचो पक्का a प्लस 1 आता, तो सर बाकी जितने भी टर्म्स होते वो सारे के सारे क्या बनते a प्लस 1 के मल्टीपल बनते। तो इस बार सोचो a की पावर n किस में टूटा a प्लस 1 लैम्डा टाइम्स -1 में। समझ गए, तो ये रिजल्ट याद होना चाहिए
कि अगर कोई भी समझे सम नंबर की पावर n है तो उसको हमेशा उसके कम के लैम्डा +1 में लिखोगे, कम में कर रहे हो तो सीधा +1 आएगा, अगर ज्यादा में लिखने जा रहे हो तो सोचना पड़ेगा कि +1 आएगा कि -1, डिपेंडिंग ऑन कि n इवन है या ऑड है। मतलब जैसे अगर मान लो 25 की पावर 36 होता तो इसको अगर सर ना मैं 24 के लैम्डा टाइम्स में अगर लिखना चाहूं तो 24 के टाइम्स में इससे कम में, तो बिना सोचे समझे सीधा +1 कर दो। लेकिन अगर तुम समझना इसको अगर तुम 26 के फॉर्म में लिखना चाहते हो, मींस इसके एक ज्यादा के लैम्डा टाइम्स में, तो ये देखना पड़ेगा कि जो पावर है वो इवन है या ऑड है। चूंकि इवन है तो किस में टूटेगा? +1 में। अगर ये 36 के अब अगर 35 होता तो किस में टूटता? -1 में। समझ गए? तो जैसे अगर मान लो होता 100 की पावर 21, दिस इज इक्वल टू 101 टाइम्स ऑफ लैम्डा -1। समझ गए? 100 को मैंने एक ज्यादा के फॉर्म में तोड़ा या एक ज्यादा के लैम्डा टाइम्स में लिखना चाहता हूं, तो देखो पावर ऑड है तो सिंपली कितना आएगा यहां पे? -1। समझ गए? तो ये छोटा सा रिजल्ट याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखना है इस पे थोड़ा क्वेश्चन और देखना। जैसे मान लो क्वेश्चन होता, ठीक है, फाइंड रिमाइंडर, या फिर सीधा मैं कहूं जैसे 17 की पावर 85, ठीक है, इसको जब समझना मैं 16 से डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन होता, जैसे 17 की पावर 85 था तो a की पावर n और यहां पे 16 है, ये चल रहा है, तो सोचो इस 17 की पावर 85 को मैं 16 के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो 17 की पावर 85 कैन बी रिटन एज 16 लैम्डा, और ध्यान रखना इसको एक कम के फॉर्म में लिख रहे हो तो बिना दिक्कत के सीधा उसको +1 लिख सकते हो। 17 की पावर 85 कैन बी रिटन एज 16 लैम्डा +1, इस 16 का कुछ मल्टीपल +1, और इसको सोचो जब तुम 16 से डिवाइड दोगे और रिमाइंडर पूछने जाओगे तो 16 लैम्डा जो टर्म था इसको तो 16 सोचो एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, डिविजल होगा, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो सिंपली कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, ये तो आता होगा। अगला देखना है, जैसे अगर मान लो होता 25 की पावर मान लो होता 17 डिवाइड बाई 13, तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, मान लो पूछा होता। ठीक है, तो अब इस केस में देखना ये 25 था, ठीक है, तो अब इसमें मेरे दो ऑप्शन है, देखो या तो इसको समझना 25 से एक कम 24 के मल्टीपल में तोड़ूंगा, या 25 से एक ज्यादा 26 के मल्टीपल में तोड़ूंगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, तो अब इसे देखो 26 के मल्टीपल में तोड़ना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तो 26 क्या होगा? 13 का मल्टीपल होगा, तो वो एग्जैक्टली डिविजल हो जाएगा। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, इसको 26 के मल्टीपल में तोड़ रहा हूं, और चूंकि मैं इसको एक आगे के लैम्डा टाइम्स में लिखना चाहता हूं तो मुझे देखना पड़ेगा पावर ऑड है, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? -1। मींस ये जो नंबर था दिस कैन बी रिटन एज 26 लैम्डा -1। अब इसको सोचो अगर मैं 13 से अगर डिवाइड देता तो सर ये पार्ट तो कंप्लीटली डिविजल होता 13 से, तो कायदे से आंसर कितना होता? -1। लेकिन शायद अगर लेक्चर देखा होगा तो समझ में आ गया होगा कि रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकते, तो सिंपली क्या करेंगे 13 में -1 जोड़ दो, तो 13 में -1 जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा? +12। ठीक है, देखा है ना लेक्चर? चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। जैसे अगर मान लो अगर हमें चाहिए होता 7 की पावर, मान लो था 7 की पावर कुछ भी ले लो, 101 ले लो, चलो दिस, ठीक है, इसको अगर मैं 50 से अगर डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? मान लेते हैं पूछा होता। ठीक है, तो वापस से 7 की a की पावर n लिखा है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो इसको मैं 6 के मल्टीपल में तोड़ूं या इसको मैं 8 के मल्टीपल में तोड़ूं। देखो या तो 6 लैम्डा +1 बनता या 8 लैम्डा -1 बनता, बट सोचो दोनों ही को सोचो अगर मैं 50 से डिवाइड दूंगा तो कुछ खास फायदा होगा नहीं। सोचो हम दोनों में नहीं कह सकते कुछ भी, तो सुना अभी तो इसमें कुछ खास फायदा हो नहीं रहा, लेकिन मुझे ये पता है कि 7 का जो स्क्वायर होता है 49 होता है, वो सोचो 50 के पास है, तो पहले तो मैं क्या करता हूं इसको 49 बना लेता हूं, बट 49 बनाने के लिए सोचो मुझे यहां से इवन पावर लेनी पड़ेगी, तो मैं क्या कर रहा हूं एक साथ कॉमन ले लूं, तो अब यहां कितना बन जाएगा 7 की पावर 100, तो उस 7 की पावर 100 को मैं 7 की पावर 2 की पावर 50 ये लिख सकता हूं। ये समझ गया ना, मुझे 49 बनाना है, तो 49 बनाने के लिए मुझे 7 का स्क्वायर चाहिए था, बट अभी ये ऑड था तो मैंने 7 कॉमन ले लिया, तो बचा 100 को मैंने ऐसे लिख लिया, बस ये क्या लिख किया अपना 7 इंटू कितना 49 की पावर कितना 50, इतना आ गया। और समझना ये इसमें कन्वर्ट हो गया, और समझने की कोशिश करना 49 की पावर 50 जो था इसको मैं 50 के सम लैम्डा टाइम्स में लिख सकता हूं, और ये क्या बनेगा 50 लैम्डा, और देखो 49 को तुम अगर एक आगे के लैम्डा में कन्वर्ट कर रहे हो, 50 क्या एक आगे का लैम्डा था, तो 49 की पावर 50 को मैं लिखूंगा 50 लैम्डा +1, क्योंकि पावर जो है वो अभी भी तुम्हारी इवन है यहाँ पे,
ये चला पावर अभी भी इवन थी, मीन्स ये किस में कन्वर्ट हो गया, कुछ इसमें कन्वर्ट हो गया। मीन्स दिस नंबर कैन बी रिटन एज 7 टाइम्स ऑफ 50 लैम्डा प्लस 1। अब जरा सोचने की कोशिश करोगे, अब अगर मैं इसको अगर 50 से डिवाइड दूंगा तो ये इजिली सॉल्वेबल है। इससे ये वाला जो पार्ट था वो तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, और यहां से रिमाइंडर कितना चाहिएगा 1 × 7, तो रिमाइंडर कितना आता तुम्हारा 7 आ जाता। ठीक है, ये समझ में आ गया। वैसे ही देखना, अगर मान लो होता 5 की पावर 101 डिवाइडेड बाय 124, पूछा होता कि अगर 5 की और 101 को अगर 124 से डिवाइड देंगे तो तुम्हारा रिमाइंडर कितना आएगा, समझ के ना। मान लो ये पूछा होता 126 से ले लो, ठीक है। तो सर ना अभी तो दिख रहा है कि देखो 5 की पावर इसको या तो 4 में कन्वर्ट करता है 6 में करता, दोनों में फायदा नहीं था। हाँ, लेकिन 5 की पावर जो क्यूब होता है वो 125 होता है, और 125 126 के पास में था, तो 125 की पावर अगर समथिंग अगर कुछ बन गया तो उसको मैं कंफर्म 126 लैम्डा टाइम सब कुछ लिख लूंगा। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 125 बनाते हैं, बट 125 बनाने के लिए मुझे 5 की जो पावर चाहिए थी वो 3 का मल्टीपल चाहिए था, बट अभी देखो 101 है, अगर 99 होता तो अच्छा होता। तो क्या करो, इसमें से 5 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 5 का स्क्वायर कॉमन लोगे तो कितना 5 का 99 बनेगा, तो उसको मैं लिख ले रहा हूं 5 की पावर 3 की पावर कितना 33, ये चल गया ना। और अब ये कितना बन जाएगा 25, और ये कितना बन जाएगा तुम्हारा 125 की पावर कितना 33, और इसको मुझे क्या करना था 126 से डिवाइड देना था। और अब सोचो मैं 125 की पावर 33 को लिख सकता हूं 126 लैम्डा, और चूंकि पावर ऑड है तो क्या होगा -1, ये समझ में आया। और अब हमें क्या करना था, इस नंबर को 126 से डिवाइड देना था, ये चला। अब इसको सोचो जब इससे डिवाइड दोगे तो सर ये वाला जो पार्ट था वो तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो सीधा जो पार्ट बचेगा ये सिंपली रिमाइंडर कितना आता है इस केस में -25, लेकिन वापस से नेगेटिव रिमाइंडर तो हो नहीं सकता, तो सिंपली क्या करोगे 126 में 25 जोड़ दोगे, तो 126 में अगर मतलब -25 जोड़ दोगे, तो 126 में अगर -25 अगर मैं जोड़ता तो जो रिमाइंडर आएगा एक्चुअल वो कितना आ जाएगा 101। ठीक है, ये उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसे ना अगले क्वेश्चन देखना, जैसे मान लो होता 32 की पावर 32 की पावर 32 mod 7, मीन्स इसको समझना, अगर मैं 7 से डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर पूछा था कि रिमाइंडर कितना आएगा, समझ गए इस केस में। तो देखो अभी इसको ऐसे सोच सकते हो कि ये जो 32 की पावर 32 है ये सिंपली से कुछ पावर n होता, मान लो n मान लो इसको, और पक्का n इवन है अपना, ये चला। तो सर 32 की पावर सम इवन नंबर लिख रखा है, तो या तो मैं 32 को 31 लैम्डा प्लस लिखूंगा या 33 लैम्डा प्लस 1 टाइप का लिखता, दो ही तो ऑप्शन होते। तो देखो या तो तुम इसको 31 लैम्डा प्लस 1 लिखो या 33 लैम्डा प्लस 1 लिखो, दोनों से ही सोचो फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर 7 बैठा हुआ था, ना तो 31 7 का मल्टीपल था, ना तो 33 7 का मल्टीपल था। ये चला मैं क्या कह रहा हूं, तो उससे तो समझना कुछ फायदा नहीं हुआ। हाँ, लेकिन सोचो अगर मैं सोचो इसको सर इस पूरी चीज को कुछ अगर 8 की पावर अगर समथिंग लिख पाया, सोचो इस पूरी चीज को अगर मैं समथिंग सुना 8 की पावर अगर समथिंग लिख पाया तो सोचो ये इजिली सॉल्वेबल हो जाएगा, क्योंकि फिर 8 की पावर समथिंग बन गया तो 8 को मैं 7 के फॉर्म में तोड़ सकता हूं, तो वो फिर सॉल्वेबल बन जाएगा। और अच्छी बात है 8 में बन सकता है, ये सर 32 क्या था 2 की पावर समथिंग, ये भी 2 की पावर समथिंग, ये भी 2 की पावर समथिंग, तो सर सबको 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबको 2 की पावर में कन्वर्ट कर ले रहा हूं, सबको मैं बेसिकली इसको। तो सर ना ये क्या था 32, तो ये क्या बनेगा 2 की पावर 5 की पावर 32 की पावर 32, ये कुछ ऐसा बनता, ये चल रहा है ना। ठीक है, अब सर ना ये जो 32 की पावर 32 था, सर ना इसको मैं लिख ले रहा हूं 33 लैम्डा प्लस 1। देखना मैं क्या कर रहा हूं, ये जो 32 की पावर 32 था उसको मैं लिख ले रहा हूं 33 लैम्डा प्लस 1, तो 2 की पावर 5, और ये जो 32 की पावर 32 था इसको मैं लिखा 33 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, अब सुना ये मैंने कैसे सोचा कि इसको 33 लैम्डा प्लस 1 लिखना है, ना कि 31 लैम्डा प्लस 1। ये सुना इसलिए सोचा, ये सोचा मुझे बेसिकली नीचे 8 बनाना था। अब सोचो अगर तुम्हें नीचे अगर 8 बनाना है तो सर इसकी जो पावर है, सोचो तुम्हें कुछ 3 का मल्टीपल चाहिए। सोचो अगर तुम्हें नीचे 8 बनाना है तो सर 2 की पावर तुम्हें कुछ 3 का मल्टीपल चाहिए होगा,
सोचो 2 की पावर को 3 का मल्टीपल बनाओगे तभी तो 8 बना सकते हो। तो सोचो मैंने बस यही सोच के कि फाइनली मुझे 8 बनाना था, नीचे यहाँ 2 बैठा था, तो अगर मैं ऊपर 3 का मल्टीपल बना पाया तो काफी अच्छा होगा। तो सोचो अगर इसको मैं 31 लैम्डा में तोड़ देता तो पक्का 3 का मल्टीपल नहीं बनता, बट अगर मैं इसको 33 में तोड़ा तो इसमें 3 का मल्टीपल मौजूद है। ये चला मैंने क्या करा, शायद आ गया हो तो अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं देखना, एक 2 की पावर 5 कॉमन ले रहा हूं, ये समझ गए? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 33 लैम्डा। ये चला, इसको मैं सिंपली क्या लिख दे, 2 की पावर 5 इंटू कितना, 2 की पावर 33 लैम्डा। या तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन बेसिकली ये देता कि इसको तुम जब 7 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। और अच्छी बात ये ना, यहां पे 3 का मल्टीपल है, देखो ये तो 32 कांस्टेंट था, ये जो 3 का मल्टीपल था इसको मैं ऐसे लिख लूं 2 की पावर 33 इंटू 11 लैम्डा। ये चला 2 की पावर 33 इंटू कितना, 11 लैम्डा। और मॉड तुम्हारा कितना था, 7, कोई दिक्कत नहीं। और ये सोचो अब तुम्हारा कितना बन जाएगा, 32 इंटू 8 की पावर 11 लैम्डा, मॉड कितना, 7। और सोचो ये 8 की पावर समथिंग बन गया। और अच्छी बात है मुझे इसको 7 में तोड़ना, मींस इसको मुझे एक कम के फॉर्म में तोड़ना था, और कम के फॉर्म में तोड़ने पे सोचो हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि ऊपर इवन पावर है या ऑड पावर है। डायरेक्टली मैं इस चीज को सोचो 7 लैम्डा प्लस 1 डायरेक्टली लिख सकता हूं। तो ये सही, ये लैम्डा अलग है, समझ गए ना? तो ये कितना बन गया, 32 इंटू कितना, 7 लैम्डा डैश प्लस 1। और इसको अगर 7 से डिवाइड दोगे तो ये पार्ट तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो बचेगा कौन सा पार्ट, 32। और 32 को वापस से अगर 7 से डिवाइड दोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो तुम्हारा कितना आएगा, 4 आएगा। ये चला तरीका समझ में आया कि पहले हमने क्या सोचा, यहां पे 7 है, तो पहला मुद्दा यह था कि मैं इसको कुछ 8 की पावर समथिंग बना लूं। अब 8 की पावर समथिंग बनाने के लिए मैंने देखा कि अच्छी बात है 32 था, मैं सबको 2 की पावर में कुछ लिख सकता हूं। तो 2 की पावर मुझे कुछ 3 का मल्टीपल चाहिए था, तो मैंने क्या करा, इस 32 की पावर 32 को, समझ गया ना, मैंने कुछ समझ गया ना, 33 की प्लस में तोड़ा ताकि मुझे 3 का मल्टीपल बन जाए, और बस सबको अलग अलग करके 8 की फॉर्म में तोड़ लिया और उसको 7 में लिख दिया। ठीक है सर ना? सोचो दिमाग में ये लग रहा होगा कि अगर सोचो यहां पे 7 की अगर 9 होता तो क्या करते। सोचो अगर यहां 7 की अगर 9 होता तो क्या करते, कि यहां पे यहां तक तो सब सही था, पर यहां पे सोचो 9 बनता, सर यहां भी 9 बनता, सब जगह 9 बनता। तो इस बार सोचो मुझे ये फर्क पड़ जाता कि देखो अगर मुझे 8 की पावर समथिंग को अगर सोचो मुझे 9 लैम्डा की फॉर्म में अगर लिखना है, मींस एक ज्यादा की फॉर्म में लिखना है, तो मुझे इससे फर्क पड़ेगा कि ये जो पावर थी वो इवन थी या ऑड थी। तो जब इससे फर्क पड़ जाएगा ना, या मैं यहां +1 लिखूं या -1 लिखूं, तब ये कैसे पता करें कि ये जो 11 लैम्डा था वो इवन था या ऑड था, ये कैसे सोचेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए देखना, देखो तो सर ना मैंने क्या लिखा था, 32 की पावर 32, इसी को तो मैंने लिखा था 33 लैम्डा प्लस 1, ये था। और सोचो इसमें ये दिख रहा था कि LHS में सोचो ये जो नंबर था वो एक इवन नंबर है, ये चल रहा है, तो ये भी इवन होना चाहिए, और इसको इवन होने के ये ऑड था, तो पक्का इसको भी ऑड होना चाहिए, मींस पक्का है लैम्डा को क्या होना पड़ेगा, ऑड होना पड़ेगा। ये चला, और लैम्डा अगर ऑड हो गया तो समझो ये जो लैम्डा था ऑड था, मींस 11 इंटू ऑड, ये भी ऑड होगा, तो अगर ये ऑड होगा तो ये 9 लैम्डा डैश -1 बनता, और 9 से डिवाइड करते तो ये पार्ट डिविजिबल होता, तो कौन सा पार्ट बचता, माइनस का 32 बचता, और माइनस का 32 को अगर 9 से डिवाइड देते तो माइनस का 27 तो चला आता, बचता कितना, माइनस का 5। तो बट माइनस के 5 को अगर 9 से डिवाइड दोगे, लेकिन लकीली अभी भी तुम्हारा कितना आ गया, 4 ही आ गया। बट तरीका समझ गए। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को बेसिकली हम लोग कुछ ऐसे कर लेंगे। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा हमने क्या किया इसमें। चलो ठीक है, आगे चले। हाँ देखना, तो सर ना अगली चीज है ना, जैसे ना अगर मान लो कोई नंबर है a, और इसकी ऊपर से ना कोई अगर नंबर है तुम्हारा कोई प्राइम नंबर, तो a की पावर प्राइम को सुनना, अगर तुम सेम प्राइम नंबर से अगर डिवाइड दोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो बराबर होगा जो सिंपली a को उस प्राइम नंबर से डिवाइड देने पे आता है उसके। है ना, a पे अगर कोई प्राइम नंबर है और उसको इसी प्राइम नंबर से अगर डिवाइड दे रहे हो तो रिमाइंडर सिंपली वही आएगा जो सिंपली इस a को प्राइम से डिवाइड देने पे आता। एग्जाम्पल जैसे 7 की पावर 13 होता, इसको अगर तुम 13 से अगर डिवाइड दोगे तो सीधा रिमाइंडर वही आएगा जो सीधा 7 को इसी प्राइम से देने पे आता।
में सीधा कितना आता 7। ठीक है, जैसे कि मान लो था 35 की पावर 29 होता। इसको अगर तुम सेम प्राइम, ध्यान देना यहाँ और यहाँ सेम प्राइम होना चाहिए, इसको अगर तुम इस प्राइम से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो बराबर आएगा जो सिंपली 35 को 29 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर आता। मीन सिंपली कितना आता 6 आ जाता। समझ गए? इसका प्रूफ काफी अच्छा है। देखना, उससे पहले तो सिंपली से ना ये समझना पड़ेगा कि अगर से ना कोई प्राइम नंबर सी आर है और ऑब्वियसली आता आर तुम्हारा या 0 या n नहीं है, r इज नॉट इक्वल टू 0 और n, देन पी सी आर इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ p प्राइम। p समझे, p प्राइम नंबर कोई है, p अगर कोई प्राइम नंबर है तो पी सी आर जो होगा ऑब्वियसली r 0 और p इटसेल्फ नहीं है। ठीक है, तो ये जो भी नंबर बनेगा हमेशा वो p का मल्टीपल बनेगा। सुना, देखना कैसे, जैसे पी सी आर कितना होता p फैक्टोरियल अपॉन p माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, ये होता। और मान के चलो r 0 या p नहीं है। ठीक है, तो अब से सनी क्वेश्चन करना p फैक्टोरियल में इसलिए क्या होगा 1 से लेके p तक के सारे नंबर्स होंगे और सब p माइनस r फैक्टोरियल पक्का जो भी होता, ये देखो r 1 से तो बड़ा ही होगा और 1 से बड़ा ही होगा, तो देखो पक्का p माइनस r का फैक्टोरियल अगर तुम करोगे तो इसमें से p वाला टर्म तो नहीं बनेगा। देखो या तो r1 होता है या 2 होता है 3 है, तो ऐसे होते तो p माइनस 1 का फैक्टोरियल बनेगा या p माइनस 2 का फैक्टोरियल बनेगा। तो सर इसमें नीचे p तो कभी नहीं आएगा, ये चला। और इंटू आर फैक्टोरियल, और आर फैक्टोरियल भी ऐसा था कि ये p तक नहीं जा सकता था, तो ये ज्यादा से ज्यादा कहां 1 से लेके p माइनस 1 तक ही जाएगा। तो सिर्फ p वाला जो टर्म होगा वो यहां भी नहीं बनेगा। मैं सोचो ये जो ऊपर p बना वो कभी भी नहीं कटा, और कभी भी नहीं कटा तो सोचो ये जो भी नंबर होता वो p का मल्टीपल ही तो होता। सोचो यहां पीसीआर में ये p प्राइम था, तो देखो, और अगर r 0 या p नहीं है तो सोचो p जो टर्म होगा वो कभी नहीं कटेगा। मींस पक्का है जो भी नंबर बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा p का मल्टीपल बनेगा। अब देखना, तो अब सर ना जैसे ये नंबर था a की पावर प्राइम, ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूं 1 प्लस a माइनस 1, ठीक है, 1 प्लस a माइनस 1 की पावर p, ये लिख लो। इसका एक्सपांशन कर लो, इसका एक्सपांशन कर दे तो पी सी 0 1 पे p 1 प्लस पी सी 1 a माइनस 1 पे 1 पी सी 2 a माइनस 1 पे 2 एंड सो ऑन करते करते सोचो पी सी पी a माइनस 1 पे p, ये आता। ये चला, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो हमें क्या करना था, हमें इस नंबर को इसी p से डिवाइड देना था और पता करना था रिमाइंडर क्या आएगा। मींस बेसिकली मुझे क्या करना है, इस नंबर को p से डिवाइड देना है और पता करना रिमाइंडर क्या आएगा। और अच्छी बात है, सोचो इसमें PC1, PC2, PC3 अप टू PC p माइनस 1 वो सबके सब सोचो p के मल्टीपल होते। p क्या आ गया, ये चला। ये सोचो अभी अभी हमने देखा ना कि PCR में अगर r 0 या p नहीं है तो उसके अलावा जितने भी टर्म्स होंगे सबके सब p के मल्टीपल होंगे। तो देखो यहाँ PC1 बना, PC2 बना, PC3 बनता, अब तो PC p माइनस 1 तक वो सबके सब p के मल्टीपल होते, सिवाय एक इस टर्म के और एक इस टर्म के। पिछला तो a की पावर p को p से डिवाइड देना या इस चीज को p से डिवाइड देना, रिमाइंडर निकालना एक ही बात थी। तो बेसिकली क्वेश्चन हो कि इसको अगर तुम p से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो देखो ये सब पार्ट तो डिविजल होते, तो बचता कौन कौन सा पार्ट, एक 1 और एक a माइनस 1 की पावर p। मीन्स इसको p से डिवाइड देना एक ही बात है। पिछला अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब देखो, अब हमें सर ना a माइनस 1 सर क्या ना, अब a माइनस 1 की पावर p, इसको p से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमें ये पता करना था। और सर a माइनस 1 की पावर p को, तो देखो अभी हमने ये सीख लिया, अभी हमने ये सीख लिया कि भाई a की पावर p को अगर मैं p से डिवाइड दूंगा, ठीक है, तो रिमाइंडर वही आएगा जो 1 प्लस a माइनस 1 की पावर p को p से डिवाइड देने पर रिमाइंडर आता। ये चला, तो अब इसलिए मुझे यही तो देखना है कि इसको अगर मैं p से डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो सिंपली इस वाले एक्सप्रेशन में a को मैं a माइनस 1 से रिप्लेस कर दूं। तो देखो a माइनस 1 की पावर p को अगर मैं p से डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। समझ, मैंने क्या a को a माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया, तो यहां भी a को a माइनस 1 से रिप्लेस करोगे तो समझ गए ना। ये चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूं,
तो सुना यहां पे कितना आएगा 1 प्लस a माइनस 2 की पावर p को जो देने पे मिलता। पहले इस लाइन मैंने क्या करा कि ये हमने देखा कि a की पावर p को और p से डिवाइड देते तो रिमाइंडर कितना आता, ये आता, जो इसको p से डिवाइड देने पे आता। अब सर इसको जब p से डिवाइड देते रिमाइंडर कितना आएगा, ये पता करने के लिए मुझे ये पता करना पड़ेगा a माइनस 1 की पावर p को अगर p से डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो मैंने क्या करा, इसी एक्सप्रेशन में a के पे a माइनस 1 छाप दिया। तो सर a माइनस 1 की पावर p को अगर p से डिवाइड देते तो रिमाइंडर वही आता जो 1 प्लस a माइनस 2 की पावर p से डिवाइड देने पे आता। कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अब इसकी वैल्यू अगर मैं यहां छाप दूं तो सोचो ये चल रहा है ना क्या हो रहा है। तो सर इसी की वैल्यू को अगर मैं यहां छापता तो सोचो ये कैसा बन जाता 1 प्लस और a माइनस 1 की पावर p को अगर मैं सर a माइनस 1 की पावर p को अगर मैं p से डिवाइड दे रहा हूं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, जो इसको डिवाइड देने पा रहा था ये चला मीन्स a की पावर p को p से डिवाइड देने पे रिमाइंडर वही आएगा जो 2 प्लस a माइनस 2 की पावर p को p से डिवाइड देने पाएगा। तो शायद समझ में आ गया। इसी चीज को हम लोग फिर से रिपीट करते, तो फिर से रिपीट करोगे तो कितना आएगा, जो 3 प्लस a माइनस 3 की पावर p को डिवाइड देने पाता। ये चल रहा है, हो क्या रहा है। और सोचो ऐसे करते करते ये तब तक चलेगा जब तक यहां पे समझना सीधा इसी प्राइम का मल्टीपल ना बन जाए। इससे समझना मुश्किल है, मैं एग्जांपल से समझ जाता हूं, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। थोड़ा बताया क्या हो रहा है, अभी आ जाएगा। देखो जैसे समझना, मान लो था 15 की पावर 13, इसको अगर मैं 13 से डिवाइड दूंगा तो मान लो पूछा होता रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, वैसे हमें आंसर तो पता ही है सीधा कितना, जो सीधा 15 को 13 से डिवाइड देने पे आता, मींस कितना आएगा, सीधा 2 आएगा। देखना इसका प्रूफ कैसे करते हैं। जैसे 15 की पावर 13 है तो 15 की पावर 13 को मैं लिख देता हूं 1 प्लस 14 की पावर 13, ये लिख दूं। अब इसके एक्सपांशन से जो पहला टर्म 1 बनता, अगला टर्म से 13c1 इंटू 14 बनता, अगला 13c2 इंटू 14 का स्क्वायर बनता। ऐसे करते करते एक 13c12 इंटू 14 की पावर 12 बनता, और लास्ट वाला जो टर्म बनता वो सिर्फ 14 की पावर 13 बनता, ये बनता। अब सोचो इस चीज को तुम्हें 13 से डिवाइड देना था, मींस बेसिकली तुम्हें इस वाली चीज को 13 से डिवाइड देकर रिमाइंडर पता करना था कितना आएगा। और इसमें देखो मैंने बताया था कि पीसीआर, पी अगर प्राइम है तो अगर आर 0 या खुद पी नहीं है तो पक्का सबके सब 13 के मल्टीपल होंगे। मींस ये नंबर, ये नंबर, ये टर्म, ये सबके सब सोचो क्या होते, 13 के मल्टीपल होते। समझ गए। तो सर इस पूरी चीज को अगर तुम 13 से डिवाइड देते तो सोचो ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट तो डिजिल हो जाता। तो सोचो जो रिमाइंडर आना चाहिए तो किससे आना चाहिए था, एक 1 से और एक किससे, इससे। मींस इससे रिमाइंडर वही होगा जो सीधा 1 प्लस 14 की पावर 13 से रिमाइंडर मिला होता मैं उससे। ये चला कि इस पूरे पार्ट्स को अगर 13 से डिवाइड देते तो जो रिमाइंडर आएगा वो बराबर होगा इस चीज के रिमाइंडर से। अब क्वेश्चन उठता है कि 14 की पावर 13 को अगर तुम 13 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो सोचो वापस से मैं 14 की पावर 13 को लिख लूं 1 प्लस 13 की पावर 13, ये लिख लूं। तो इसका एक्सपांशन करो तो कितना आएगा, 1 प्लस 13c1 इंटू 13, 13c2 इंटू 13 का स्क्वायर, एंड सो ऑन करते करते 13c13 और कितना 13 की पावर 13। तो इस बार सुनना वापस से ये सब नंबर 13c1 से लेकर 13c12 तक, ध्यान देना 12 तक, ये सब 13 के मल्टीपल होते क्योंकि ये क्या था तुम्हारा प्राइम था। लेकिन इस बार अच्छी बात क्या हुई कि ये जो था नंबर था वो खुद ही 13 का मल्टीपल बन गया। देखो ये चीज 13 का मल्टीपल नहीं है, ये चीज तो 1 है, बट हुआ क्या, ये टर्म 13 का मल्टीपल बन गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये पार्ट भी 13 का मल्टीपल बन गया। तो सोचो इस चीज को अगर मैं 13 से डिवाइड दे रहा हूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, खाली 1, और इससे 1 तो 1 प्लस 1 कितना 2। तो ये मैं यही कह रहा था, ऐसा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब ये पार्ट जो है वो खुद ही 13 पी का मल्टीपल नहीं बन जाए। तो जब ये पी का मल्टीपल बन जाएगा उसका सीरीज खत्म हो जाएगी। ये आगे समझ में, वैसे याद कर लो सीधा प्रॉपर्टी को, ठीक है, काम आता है कभी कोई, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला देखना, अगली प्रॉपर्टी जो बताई होगी
कि a की पावर n माइनस b की पावर n, दिस इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ a माइनस b। ये हमेशा a माइनस b का मल्टीपल होता है। और a की पावर n प्लस b की पावर n, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ a प्लस b ओनली इफ n इज ऑड। ठीक है, ऊपर वाला तो पता ही होगा, नीचे वाले का प्रूफ बताता हूं। जैसे सब ना, मान लेते हैं कि तुम्हारी अगर कुछ ये सीरीज होती कितना 1 माइनस ए बाई बी प्लस ए बाई बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बाई बी का क्यूब एंड अप टू सो ऑन कहां तक, ए बाई बी की पावर n तक, n माइनस 1 तक। ठीक है, और मान के चल रहा n तुम्हारा क्या है, ऑड है। तो n अगर ऑड होगा तो n माइनस 1 इवन होगा, तो इवन टर्म के पीछे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। ठीक है, वेर a एंड b बिलोंग्स टू सम इंटीजर्स। ठीक है, तो सोचो अगर मैं इस चीज का अगर सम लिखता तो ये जीपी है अपना, तो इस जीपी का सम कितना आएगा, फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो माइनस ए बाई बी, नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो कितने होंगे, n। ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे तुम्हारे n, और n तुम्हारे क्या था, ऑड था, है ना, सही है। और कितना -1, और कितना माइनस ए बाई बी -1। सोचो यही इस चीज का सम होता, सही, इस चीज का, दिस इज इक्वल टू दिस चीज। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो n ऑड था, तो n ऑड था तो ये नेगेटिव बाहर आएगा, तो ये कितना जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ a पे n माइनस ऑफ b पे n, यहां से कितना आएगा b पे n, और यहां माइनस a माइनस b, और एक कितना b, तो ये कट जाएगा, तो ये कितना बन गया, नेगेटिव से नेगेटिव काट दो, तो a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a प्लस b, और यहां से कितना बचा, 1 अपॉन b पे कितना n माइनस 1, और ये जो b के n माइनस 1 था इसको इक्वल टू के सेट भेज देते हैं। तो इस b के n माइनस 1 को इक्वल टू का अगर इस सेट भेजोगे तो देखो दिस चीज इज इक्वल टू, तो b के n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी चीज को, तो कितना बन जाएगा, b की पावर n माइनस 1 माइनस a इंटू b की पावर n प्लस a स्क्वायर इंटू कितना b की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन करते करते लास्ट में a की पावर n माइनस 1 तक, ये बन जाता। और अच्छी बात ये क्या थी, a और b इंटीजर थे, मैं सोचो ये इंटीजर इंटीजर इंटू इंटीजर पे समथिंग, इंटीजर इंटू इंटीजर पे समथिंग, तो सर ये जो भी पार्ट था वो पक्का एक इंटीजर बनेगा, पिछला एक इंटीजर बनेगा। और सर अगर एलएचएस में अगर इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होगा, और इसको अगर इंटीजर होना है तो पक्का a की पावर n प्लस b की पावर n को, सर a प्लस b को इस चीज को डिवाइड देना पड़ेगा। हो गया प्रूफ। ऐसे में कि लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारे क्या था, इंटीजर था, तो ये भी एक इंटीजर होगा, तो ये इंटीजर कब होगा, जब ये चीज इसको डिवाइड दे रही होगी। और ये सोचो तभी हो पाया जब n ऑड था। सोचो अगर n इवन होता तो सोचो यहां से नेगेटिव बाहर नहीं आ पाता, और नेगेटिव बाहर नहीं आता तो सोचो a की पावर n माइनस b की पावर n बनता। सोचो a की पावर n प्लस b की पावर n थोड़ी बन पाता, समझ गए। तो ये चीज तभी a प्लस b से डिविजिबल होगा जब तुम्हारा n तुम्हारा क्या होगा, ऑड होगा, समझ गए। तो शायद समझ में हो गए कि ये वाले जो क्वेश्चंस होते थे अब हम लोग काफी इजीली कर लेंगे। जैसा कि मान होता था 13 की पावर 15 माइनस 7 की पावर 15, ठीक है, मॉड तुमसे पूछा होता 6, ये कितना आएगा। तो देखो 13 की पावर 15 माइनस 7 की पावर 15, तो a पेन माइनस b पेन, तो डायरेक्टली मैं कह सकता हूं ये किसका मल्टीपल होता है, 13 माइनस 7, ये का मल्टीपल होगा, मीन्स किसका मल्टीपल होगा, 6 का मल्टीपल होगा। और 6 के मल्टीपल वाले को अगर तुम 6 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर तुम्हारा कंफर्म तुम्हारा कितना आएगा, 0 आएगा। ये समझ में आ रहा है ना, हाँ देखना, जैसे ना इससे मतलब होता √3 प्लस 1 की पावर, ऐसा होता है √3 प्लस 1 की पावर n, ठीक है। n से ना कुछ भी हो सकता है, तो सर ना इसमें जैसे √3 प्लस 1 की पावर n है, तो सर ये एक रैशनल नंबर है, तो सर ये जो भी रैशनल नंबर की पावर n चढ़ाओगे तो सर पक्का जो भी आंसर आएगा कुछ फ्रैक्शन में आएगा, सर जैसे 3.76 9.82 ऐसा आएगा। तो मान लेते ये जो होता ये कुछ i प्लस f के फॉर्म में मैं इसको लिख रहा हूं, समझ गए, इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे अगर 10.83 होता तो i कितना होता 10 और फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता 0.83, समझ गए ना। जैसे 12.75 होता तो 12 i होता और 0.75 तुम्हारा कितना होता f होता। मैं सब लोग मान के चल रहे हैं f तुम्हारा क्या होगा, हमेशा 0 और 1 के बीच में, 0 हो सकता है बट 1 नहीं हो सकता, समझ गए ना। तो जैसे √3 प्लस 1 की पावर n तो ये कुछ i प्लस f के बराबर होता,
तो मुझे मान लो ये पता करना है, चेक वेदर आई इज इवन और ऑड। समझ गए? मुझे ये पता करना था कि ये जो आई था वो इवन था या ऑड था, ये मुझे पता करके बताना है। ठीक है, तो देखना ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, देखना √3 + 1 पे n है, तो देखना √3 + 1 की पावर n, ये तुम्हारे क्या दे रखा है, i + f। ठीक है, इसी का क्या करो, कॉन्जुगेट पार्ट की पावर n, इसका सोचने की कोशिश करो। तो सोचो मैं कह रहा हूं ये √3 + 1 की पावर n था, ये i + f था, ये √3 - 1 पे n है, तो ये सोचो पक्का कुछ f' के बराबर होगा, या सोचो इस चीज का जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो 0 होगा। ये सोचो, इसे √3 - 1 था, मीन्स 1.7 - 1 मीन्स 0.7 टाइप का, और 0.7 की पावर तुम अगर कुछ भी चढ़ाओगे तो पक्का वो 0 और 1 के बीच में आएगा, और 0 और 1 के बीच में अगर होगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट पक्का 0 होता, फ्रैक्शनल पार्ट कुछ होता उसका, नहीं पता हमें मान लेते कुछ f' होता। ये चला हमें नहीं पता कि उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो उसको मैंने कुछ f' मान लिया। ये चला पहली चीज। अब सिंपली समझना, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब समझना अगर मैं इन दोनों को, ध्यान देना, अब अगर मैं इन दोनों को क्या करूं, √3 + 1 पे n, ध्यान देना, तो √3 + 1 पे n। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों को समझना अगर जोड़ देता, √3 - 1 पे n। ठीक है, वैसे बेसिकली मुझे देना पड़ेगा कि n इवन है या ऑड है इस केस में, है ना। मान लेते हैं मैं इस केस में दे रहा हूं कि जो n था अपना, सुनो, जो अपना n था वो तुम्हारे क्या था, इवन था, मैं मान लो दे रहा हूं इस क्वेश्चन में, है ना, गिवन है दैट n इज इवन, इस क्वेश्चन में दे रखा है, मान लो n क्या था तुम्हारा, इवन था, है ना। तो सुना, अब मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली इन दोनों को जोड़ दे रहा हूं। अभी समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों किया, इन दोनों को मैं जोड़ दिया, और इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो इसको मैं 1 + √3 पे n लिख लूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सोचो अगर n इवन है तो इसको मैं 1 - √3 पे n लिख लूं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और अब जरा ये फील करने की कोशिश करो कि अगर मैंने इन दोनों को खोला, समझना, तो देखो यहां पे देखो कैसे बनते हैं, NC0, अगला NC1 √3 पे 1, अगला NC2 √3 पे 2, अगला NC3 √3 पे 3, ऐसे बनते। और इसमें कैसे बनते, NC0 1 पे n, अगला NC1 - √3 पे 1। तो सोचो इसमें इसमें टर्म कैसे बनता है, NC0 - NC1 या प्लस का NC1 - √3 पे 1, तो पक्का वो नेगेटिव आता। अगला कैसे बनता, प्लस का NC2 माइनस का √3 पे 2, तो सोचो वो कैसा आता, पॉजिटिव आता। अगला कैसे होता, सोचो NC3 माइनस का √3 पे 3, मीन्स सोचो वो नेगेटिव आता। तो ये फील करने की कोशिश करो कि इस केस में जितने भी √3 पे ऑड वाले पावर्स होंगे वो सब के सब नेगेटिव साइन के आएंगे। ये फील करने की कोशिश करो कि इसके एक्सपांशन में √3 की पावर जितनी भी ऑड वाले टर्म्स होंगे सबके सब नेगेटिव साइन के आएंगे, और इसमें सोचो सबके सब टर्म्स पॉजिटिव साइन के थे। सोचो इसमें सबके सब टर्म्स पॉजिटिव साइन के थे, और अगर सोचो मैं अगर इन दोनों को अगर जोड़ देता, सोचो अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो जितने भी √3 पे ऑड वाले टर्म्स हैं सोचो वो कट जाते। पिछला कि जितने पे √3 पे ऑड वाले टर्म्स होते वो पक्का कट आउट हो जाते। मींस अगर मैं इन दोनों को सोचो अगर जोड़ता तो सोचो खाली √3 पे जो इवन वाले पावर्स वाले टर्म होते खाली वही बचते। ये समझ में आया? और सो √3 पे जितने भी इवन पावर्स वाले बचेंगे, और √3 पे सोचो अगर इवन बनेगा, सोचो √3 पे अगर वो इवन बन गया तो पक्का सोचो वो रैशनल बन जाएगा या इंटीजर ही बन जाएगा। तो सोचो मैं कह रहा हूं इन दोनों को अगर सम करोगे तो सोचो मैं कह रहा हूं जो टर्म्स बचेंगे कुछ ऐसे बचेंगे। देखो 2 बार आ जाएंगे, तो 2 बार NC0, 2 बार NC2 √3 पे 2, 2 बार NC4 √3 पे 4। सोचो ऐसे वाले टर्म बचते। ये चला, और ये समझने की कोशिश करना कि ये जो पार्ट होता ये इस बार एक इंटीजर होगा, और इसमें सोचो अगर 2 का मल्टीप्लाई किया होगा तो ये सोचो पक्का एक इवन इंटीजर होगा। ये चला, मीन्स ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसको और इसको जोड़ूंगा तो इनका जो सम आएगा वो सिंपली बेसिकली क्या आएगा, एक इवन इंटीजर आएगा। यहां तक समझ में आया? तो यहां तक समझ में आ गया कि इसका सम प्लस इसका सम जो होगा वो तुम्हारा क्या आएगा, सिंपली एक इवन इंटीजर आएगा। समझ गए हमने क्या किया? ठीक है,
तो सर ना ये बेसिकली क्या था, √3 प्लस 1 पे n, ये क्या था i प्लस f था, ये क्या था √3 माइनस 1 पे n, f डैश था, और इन दोनों का जो सम आया वो सोचो एक इवन इंटीजर आया। उससे ही बढ़िया सर ना राइट हैंड साइड में एक इंटीजर लिखा है, मिस पक्का लेफ्ट हैंड साइड वाला भी सोचो इंटीजर ही होना चाहिए था, पिछला कि लेफ्ट हैंड साइड वाला भी इंटीजर होना चाहिए था। सोचो ये पार्ट तो बिल्कुल से इंटीजर है, मिस पक्का f प्लस एफ डैश को भी इंटीजर होना पड़ेगा, पिछला। तो इससे हमें समझ में आया दैट f प्लस एफ डैश शुड बी एन इंटीजर। पिछला मैंने कैसे कहा कि ये एक इवन इंटीजर आया तो LHS में भी तो इंटीजर होगा, तो ये तो पहले से इंटीजर था, मींस f प्लस एफ डैश को भी इंटीजर बनना पड़ेगा, पिछला। अब जरा ये फील करने की कोशिश करना कि अगर सोचो f भी फ्रैक्शनल पार्ट था, f डैश भी फ्रैक्शनल पार्ट था, तो इन दोनों को सोचो जब मैं जोड़ूंगा तो इसकी लिमिट सोचो 0 से लेके 2 आएगी, पिछला। कि अगर मैं f प्लस एफ डैश को जोड़ूंगा तो इसकी लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, मिनिमम 0 जा सकता है, मैक्सिमम 2 जा सकता है। और सो f प्लस एफ डैश 0 तो होने से रहा, क्योंकि ये तो मुझे कंफर्म पता था कि इसकी पावर n करोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट कुछ ना कुछ तो आने जाना है। देखो f प्लस एफ डैश को अगर 0 होना है तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि f भी 0 हो जाए, f डैश भी 0 हो जाए, बट f तो कंफर्म 0 नहीं था, सोचो, क्योंकि इसकी पावर n करोगे तो कुछ ना कुछ तो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा ही आएगा ना। तो सर f प्लस एफ डैश की जो पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू है वो सोचो फिर एक ही बचता है, कौन सा, 1। ये चला, ये समझ में आया। तो इससे हमने देखा कि f प्लस एफ डैश को इंटीजर होना था, और इससे हमने देखा कि f प्लस एफ डैश की पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज कौन कौन सी थी, एक 0 थी, एक 1 थी। बट 0 होने के लिए f को भी और f डैश को भी दोनों को एक साथ 0 होना पड़ता, बट f तो 0 होने से रहा, मिस पक्का है f प्लस एफ डैश को 1 ही होना पड़ेगा, ये चला। और सुना अगर f प्लस एफ डैश 1 हो गया तो ये सिंपली क्या लिखा, i प्लस 1, और ये क्या लिखा था, एक इवन इंटीजर था, तो i तुम्हारा सिंपली क्या आ जाएगा, इवन इंटीजर माइनस 1, मीन्स i तुम्हारा क्या आ जाएगा, एक ऑड इंटीजर आ जाएगा। कुछ आया समझ में क्या क्या हुआ, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में सोचो अगर तुमसे मान लो अगर ये पूछा होता व्हाट अबाउट i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मान लो तुमसे अगर ये पूछा होता। तो दोस्तों i प्लस एफ क्या है, i प्लस एफ क्या था, √3 प्लस 1 पे n, ये था। और 1 माइनस एफ क्या था, तो देखो f प्लस एफ डैश ही 1 था, तो 1 माइनस एफ सोचो और कुछ नहीं f डैश है, तो f डैश कितना था, √3 माइनस 1 पे n, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो कितना 2 की पावर n, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना 2 पे n। ये समझ में आया सबको, ठीक है। तो ये कुछ अपना ऐसा बनता, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को।